गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो सीए इंटरमीडिएट की इस जर्नी में आपका स्वागत है और हम आज मिले हैं पेपर नंबर 3 के लिए, आपके कोर्स का इंटरमीडिएट के ग्रुप 1 का पेपर नंबर 3, जिसका टाइटल है दोस्तों कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सीएमए शॉर्ट में हम कह देते हैं, लेकिन ये सीएमए कोर्स नहीं है, ये सीएमए का पेपर एक सब्जेक्ट है दोस्तों, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एक नई ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग आप पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। आज तक 11th स्टैंडर्ड से जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से आ रहे हैं, स्कूल डेज से 3 साल हो गए तकरीबन आप लोगों को अकाउंटिंग पढ़ते हुए, राइट एवरीवन। इन 3 सालों में जो अकाउंटिंग आपने आज तक पढ़ी है दैट हैज बीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, राइट। लेकिन जब अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन आपको कभी दिया गया था, यानी जब पहली दूसरी क्लासेस थी आपकी अकाउंटिंग के बारे में, तो एक टॉपिक जरूर पढ़ा था आप लोगों ने, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग या सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग, कुछ पढ़ा था दोस्तों? कोई याद दिला सकता है कौन कौन सी ब्रांचेस? सर आप बड़े सवाल पूछते हो, पहली क्लास में ही अब सवाल पूछने लग गए। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग एवरी बार, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट, ओके, ये दो थी अलग अलग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और इसके अलावा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, क्या ऐसा कुछ नाम सुने थे दोस्तों? ओके, तो आज तक जो आपने पढ़ी है दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और आज पहली बार आपके सामने से पर्दा उठाया जा रहा है दो नई फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग का, विच इज कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ये जो नाम आप देख रहे हैं सब्जेक्ट का, ये दो उन नई फील्ड्स को रिप्रेजेंट करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है दोस्तों। सो ऑनलाइन मित्रों जल्दी से कंफर्म करो, क्या मेरी आवाज आप सब तक पहुंच रही है एवरीवन? एम आई ऑडिबल? गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज, हाँ सर, ओके बेटा। सो दोस्तों, तो इसका मतलब कभी सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग डिस्कस करते हुए ये नाम तो सुने थे दोस्तों। क्या किसी को याद है कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, फाइनेंशियल ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है? हाँ या ना? अभी तो फाउंडेशन एग्जाम्स देके आए हो कुछ। कॉस्ट अकाउंटिंग जैसे आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपकी प्रोडक्ट बनाने कॉस्ट कितनी आ रही है, उसकी कॉस्ट आप कम कैसे कर सकते हो, वो एफिशिएंट बेस। शाबाश मेरे बच्चे, बहुत ही बढ़िया। सो एवरीवन, इस पे जाने से पहले एक बार वापस फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात कर लेते हैं, ताकि हम ये समझ सके इस ब्रांच की जरूरत क्यों पड़ी है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमारा ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी निकालना, फाइनेंशियल पोजीशन जानना बिजनेस की, राइट दोस्तों। प्रॉफिटेबिलिटी निकालने के लिए हम सारी इनकम, सारे खर्चे रिकॉर्ड करते हैं। वी रिकॉर्ड ऑल इनकम्स, ऑल एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस एंड देन वी प्रेजेंट इट इन अ फॉर्मेट व्हिच इज अंडरस्टैंडेबल। तो एक समरी फॉर्मेट में प्रॉफिटेबिलिटी निकाल के हम प्रेजेंट कर देते हैं। यही था फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव दोस्तों। कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है दोस्तों कि अगर मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं, अगर मैं एक ट्रेडर हूं, अगर मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूं, क्या मैं जानना चाहूंगा दोस्तों मेरे प्रोडक्ट की, मेरी सर्विस की कॉस्ट कितनी आती है? मैं उस कॉस्ट को निकालने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग का इस्तेमाल करता हूं। मुझे मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट पता होगी तो मैं उसका सेलिंग प्राइस फिक्स कर पाऊंगा। मुझे मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट पता होगी तो मैं उस कॉस्ट को कंट्रोल कर पाऊंगा, कहीं कॉस्ट ज्यादा तो नहीं आ रही है। सो इन सब ऑब्जेक्टिव्स के साथ कॉस्ट अकाउंटिंग का जन्म हुआ दोस्तों, राइट। सो बेसिक ऑब्जेक्टिव है किसी भी चीज जिसकी आप कॉस्ट निकालना चाहते हैं, उस प्रोडक्ट, उस सर्विस, उस प्रोसेस, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने के लिए हम यूज करते हैं ये ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग व्हिच इज कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है दोस्तों। मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे 2 मिनट बाद आऊंगा, बट पहले थोड़ा सा कॉस्ट अकाउंटिंग पे फोकस करेंगे दोस्तों। चलिए, मैं जानना चाहता हूं दोस्तों आप लोगों से कि डिस्कशन के थ्रू इसको, इस डेफिनेशन और इस मतलब को बनाएंगे दोस्तों। तो मुझे बताएं, मान लीजिए दोस्तों, मान लीजिए मैं एक प्लास्टिक गुड्स मैन्युफैक्चरर हूं। अभी कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ एंजॉय करना है, कोई नई सब्जेक्ट में आए हैं आप लोग। तो मान लीजिए मैं प्लास्टिक गुड्स मैन्युफैक्चरर हूं। प्लास्टिक गुड्स मैन्युफैक्चरर का मतलब दोस्तों, मैं रॉ मटेरियल प्लास्टिक परचेज करता हूं, उस प्लास्टिक को मोल्ड करके अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाता हूं। It could be plastic glasses, it could be plastic bottles, plastic tumblers, posters, etc., etc. Multiple products.
अब दोस्तों प्लास्टिक जो है वो एक्चुअली दाने की फॉर्म में आता है। अगर आप में से किसी ने रॉ प्लास्टिक देखा हो, इट कम्स इन वेरी स्मॉल दाने, जैसे दालें होती हैं, दालें बिल्कुल पल्सेस वाले शेप में, पल्सेस वाले साइज में ऐसे होता है दोस्तों। फिर आप उसको मोल्डिंग मशीन्स में डालते हैं तो मेल्ट किया जाता है, और फिर मेल्ट करके जिस भी डाई, जिस भी शेप में आप उसे डाल दें, वो ठंडा होने के बाद वो वैसा फ्रीज हो जाता है और वो शेप ले लेता है और वो प्रोडक्ट बन जाता है। सो इफ आई वांट टू हैव अ ग्लास ऑफ प्लास्टिक, तो मैं एक ऐसा मोल्ड बनाऊंगा, प्लास्टिक को इस मोल्ड में डालूंगा, जब वो ठंडा होगा तो एक ग्लास की शेप ले चुका होगा। ठीक है दोस्तों, सो आई एम अ प्लास्टिक गुड्स मैन्युफैक्चरर। तो मुझे बताइए दोस्तों, क्या मैं अपना पीएनएल बनाते हुए या ट्रेडिंग और पीएनएल बनाते हुए सारी खर्चे रिकॉर्ड करता हूं दोस्तों? डू आई रिकॉर्ड ऑल कॉस्ट? यस और नो? कौन कौन सी कॉस्ट दोस्तों? इलेक्ट्रिसिटी, ओके, सॉरी, रॉ मटेरियल की कॉस्ट। हमारा मेन रॉ मटेरियल क्या होगा दोस्तों? प्लास्टिक। सो प्लास्टिक की कॉस्ट ये हम रिकॉर्ड करते हैं। और क्या होगा दोस्तों? लेबर के खर्चे। ओके, तो लेबर, बच्चे ने एक वर्ड यूज किया सर, लेबर और सैलरीज। यू यूज द वर्ड लेबर एंड सैलरीज, राइट। तो लेबर वो है जो नॉर्मली मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही है, लो लेवल काम कर रही है, जैसे हम यूजुअली पे करते हैं वेजेस। और आपने एक सैलरी वर्ड यूज किया, वो किसको दिया जा रहा है? एम्प्लॉइज को दिया जा रहा है। नॉर्मली एम्प्लॉइज को, यानी बेसिकली जो या तो परमानेंट एम्प्लॉइज है या वो लेबरल वर्क नहीं कर रहे, एम्प्लॉइज के नेचर के हैं, तो उन एम्प्लॉइज को हम सैलरीज पे कर रहे हैं। परफेक्ट बेटा। और क्या होगा? सॉरी बेटा, कैरेज के खर्चे। ओके, सामान को लाना, जो माल हमने परचेज किया है उसे लाने के खर्चे। इट कुड बी कैरेज, इट कुड बी फ्रेट, इट कुड बी कार्टेज, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट दोस्तों। और परचेजेस बेटा वो रॉ मटेरियल वाली परचेजेस आती है, राइट। और क्या हो सकता है? मिसलेनियस एक्सपेंसेस। बच्चे ने कहा सर आप इतना पूछ रहे हो, चलो मैं एक समरी बना देता हूं मिसलेनियस की। ओके एवरीवन, ये सब खर्चे होंगे दोस्तों। ओके, तो मुझे बताइए दोस्तों, क्या फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम ये सारे खर्चे रिकॉर्ड करते हैं? यस और नो? तो जब सारे खर्चे हम रिकॉर्ड कर ही रहे हैं, तो फिर कॉस्ट भी तो हम निकाल ही रहे हैं दोस्तों। जब सारे खर्चे रिकॉर्ड हो ही गए, सो कॉस्ट क्या होगी? कोई खर्चे तो होंगे दोस्तों, उन खर्चों का समेशन इज माय कॉस्ट। तो क्या फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कॉस्ट नहीं निकल रही है? निकल रही है। ओके, नाउ यू नीड टू टेल मी दोस्तों, मैंने अपना प्रोडक्ट बनाया है, प्रोडक्ट प्लास्टिक का ग्लास, प्लास्टिक की बोतल और मान लीजिए प्लास्टिक की प्लेट है। दीज थ्री प्रोडक्ट्स, मान लो सिंपली ये तीन प्रोडक्ट ही बनाता हूं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सारे खर्चे रिकॉर्ड हुए जो इन्हें बनाने में लगते हैं। और आप सबने फाउंडेशन डेज में एक अकाउंट भी बनाया, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। क्या बनाया था दोस्तों? कोई याद करके बताएगा? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने के बाद अल्टीमेटली आउटपुट क्या निकलता था? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया आप सबने, हम आखिरी में फाइनली क्या फिगर निकाल पाते थे? शाबाश मेरे बच्चे। ट्रेडिंग अकाउंट से निकालते थे जीपी, पीएनएल से निकालते थे एनपी, और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से निकालते थे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, जो फिनिश गुड्स बनाए उनकी कॉस्ट। तो निकाल तो रहे थे हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर फिनिश गुड्स की कॉस्ट। तो अभी हम सब निकाल, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग का जन्म क्यों हुआ है? प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने के लिए। तो जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में निकाल ही पा रहे थे, तो क्यों लाइफ कॉम्प्लिकेट करने के लिए और बिजनेस में खर्चे करने के लिए एक और ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग बना रहे हैं? वो समझने के लिए हम यहां मिलेंगे दोस्तों। आइए देखें, मुझे बताएं दोस्तों, जब आपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया था, क्या आप ग्लास की, बॉटल की और प्लेट की, इनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अलग अलग निकाल पाए थे, या यू वाज कंप्यूटिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग? क्योंकि वहां पर ऑब्जेक्टिव था पूरे बिजनेस लेवल पे कॉस्ट निकाल देना, पूरे बिजनेस लेवल पे प्रॉफिट निकाल देना और पूरे बिजनेस की बैलेंस शीट बनाना। The objective of financial accounting was financial profitability and financial position of the entire business. लेकिन as a businessman, क्या मैं ये जानना चाहूंगा दोस्तों कि ग्लास की कॉस्ट कितनी होती है? क्या मुझे ये पता होना चाहिए दोस्तों? मेरी बॉटल की कॉस्ट कितनी आती है? मेरे प्लेट की कॉस्ट कितनी आती है? क्या एज अ बिजनेसमैन मैं ये जानना चाहूंगा? ये इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं दे पा रहा था दोस्तों, लेकिन मुझे तो चाहिए थी, इसीलिए हम कॉस्ट अकाउंटिंग कर। लेकिन थोड़ा सा और डिग डाइव करते हैं, क्यों फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं दे पा रहा था दोस्तों? जब सारे खर्चे रिकॉर्ड हो गए थे, तो क्यों फाइनेंशियल अकाउंटिंग इस लेवल पे कॉस्ट नहीं दे पा रहा था? बताइए दोस्तों।
ग्लास बनाने के लिए खर्चे क्या क्या होंगे? क्या प्लास्टिक लगेगा, क्या लेबर लगेगी, और भी खर्चे होंगे, बाकी सब अदर्स डाल देता हूं दोस्तों। क्या बॉटल में भी यही सारे खर्चे होंगे दोस्तों? सो योर बॉटल वुड ऑल्सो हैव प्लास्टिक, it will again have labor and it will have other expenses। और वैसे ही दोस्तों प्लेट के लिए भी सेम चीज है, राइट? नाउ ऑल ऑफ यू टेल मी, प्लास्टिक मेरा रॉ मटेरियल है। जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में प्लास्टिक खरीदते हैं तो क्या एंट्री पास करते हैं? व्हाट एंट्री डू वी पास? सॉरी बेटा, रॉ मटेरियल परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश या परचेजेस टू क्रेडिटर्स, क्या ये एंट्री करते हैं दोस्तों? Now, do you record it like purchases for glass, purchases for bottle, purchases for plate to cash? Do you record it like that? या सिर्फ purchases? वहां पर आपके लिए प्लास्टिक एक रॉ मटेरियल है जिससे आप टोटलिटी में कॉस्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन क्या मुझे ग्लास की कॉस्ट अगर निकालनी है तो क्या मुझे ये पता होना चाहिए कितना प्लास्टिक ग्लास में लगा है, कितना प्लास्टिक बॉटल में लगा है, और कितना प्लास्टिक प्लेट में लगा है? क्या मुझे ये पता होना चाहिए दोस्तों? लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहा था। जब हम किसी को वेजेस पे करते हैं तो हम सिंपल एंट्री कर देते हैं वेजेस टू कैश, लेकिन उसमें से कितनी वेजेस ग्लास के लिए लगी है, कितनी वेजेस बॉटल के लिए, कितनी वेजेस प्लेट के लिए, ये सब डेटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं दे पा रहा था। लेकिन एक बिजनेसमैन को इसकी जरूरत है। तो ये सब जरूरत अराइज हुई दोस्तों जब इस नीड को फील किया गया, तो एक ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग का जन्म हुआ जिस ब्रांच का नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम अकाउंटिंग इस तरह से कर रहे हैं कि हम अपने प्रोडक्ट लेवल पे, सर्विस लेवल पे, प्रोसेस लेवल पे, जॉब लेवल पे, किसी भी लेवल जिस चीज की हम कॉस्ट निकालना चाहे उसकी कॉस्ट निकाल सकते। क्या इतना फर्क मतलब समझ आता है दोस्तों? कहां से हम कहां पहुंचे हैं दोस्तों? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे से पहले तो कभी जरूरत फील नहीं की गई थी दोस्तों, लेकिन जब आउटपुट बढ़ने लगा, कंपटीशन बढ़ने लगा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, उसके बाद लोगों ने फील किया कि खर्चे अब मैकेनाइजेशंस की वजह से भी खर्चे डिफरेंट होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे ऑटोमेशन आती जा रही है, आपके वॉल्यूम्स बढ़ते जा रहे हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है, उसमें सर्वाइव करना है तो आपको कॉस्ट पे भी काम करने की जरूरत है। और तब इस फील्ड का जन्म हुआ। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों नाउ कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेने के बाद अब सब्जेक्ट के दूसरे नाम पे आते हैं। दूसरा हिस्सा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हालांकि अभी बहुत कुछ पढ़ना है दोस्तों, लेकिन एक ब्रीफ ओवरव्यू कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है इतना समझ आता है। नाउ कमिंग टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है। नाउ एवरीवन, मैं इस वर्ड को हमेशा ऐसे बोलता हूं दैट इट इज मैनेजमेंट के लिए अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मींस मैनेजमेंट के लिए अकाउंटिंग। मैनेजमेंट के लिए अकाउंटिंग का मतलब है दोस्तों बिजनेस में डिसीजंस लेने वाली मैनेजमेंट होती है। तो बिजनेस में जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं, डे टू डे ऑपरेशंस के डिसीजंस, वो मैनेजमेंट ले रही है। तो क्या उन डिसीजंस को लेने के लिए मैनेजमेंट को बहुत सारी इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी? एवरीवन, सो मैनेजमेंट वुड नीड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। अ लॉट मींस अ लॉट, अभी बात करेंगे एग्जांपल के थ्रू, बट मैनेजमेंट को बहुत सारी इंफॉर्मेशन की जरूरत है। जो अकाउंटिंग सिस्टम मैनेजमेंट की उस इंफॉर्मेशन नीड्स को मीट कर ले, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो इसीलिए मैंने वर्ड यूज किया मैनेजमेंट के लिए अकाउंटिंग। राइट दोस्तों, अब आप बताइए क्या मैनेजमेंट को फाइनेंशियल अकाउंटिंग की भी जरूरत है? यस और नो? तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज अ फीडर सिस्टम टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फीडर तो यानी सबऑर्डिनेट सिस्टम है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द ब्रॉडेस्ट, उसमें सब कुछ आ जाएगा। क्या मैनेजमेंट को कॉस्ट अकाउंटिंग की भी जरूरत है? कॉस्ट की इंफॉर्मेशन, यस। तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज आल्सो अ फीडर सिस्टम टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्या मैनेजमेंट को टैक्सेशन की भी नॉलेज की जरूरत है? यस और नो एवरीवन? अगर मुझे ये डिसीजन लेना है कि कौन सा प्रोडक्ट बनाऊं या कौन सी लोकेशन में जाके मुझे ज्यादा टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे, तो मैनेजमेंट को ये सारी इंफॉर्मेशन की जरूरत है। और इसीलिए टैक्सेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये सब दे आर ऑल फीडर सिस्टम्स टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग। राइट एवरीवन? नाउ लेट्स टेक वन एग्जांपल। ये एग्जांपल मैं अपने फाउंडेशन के बच्चों के साथ लेता हूं, लेकिन आप लोग परफेक्टली समझ पाएंगे। इस मैनेजमेंट अकाउंटिंग के इंपॉर्टेंस को समझाने के लिए बहुत काम आएगा दोस्तों। मान लीजिए मैं एक लग्जरी गारमेंट्स मैन्युफैक्चरर हूं। लग्जरी गारमेंट्स का मतलब है मैं जो कपड़े बना रहा हूं वो हाई एंड कस्टमर्स के लिए है।
आई एम नॉट मेकिंग इट फॉर लो इनकम और मिडिल इनकम ग्रुप, आई एम मेकिंग इट फॉर हाई इनकम ग्रुप। ठीक है दोस्तों, अब मैं अपना एक शोरूम खोलना चाहता हूं जिसमें मैं अपने कपड़े बेचूंगा। ठीक है दोस्तों, मैं शोरूम खोलने के लिए मॉल्स इवैल्यूएट कर रहा हूं और मेरे सामने 2 मॉल्स की ऑप्शन है। 2 मॉल्स, जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो लोग इस नाम को ज्यादा अप्रिशिएट कर पाएंगे। 2 मॉल्स में से एक मॉल साकेत में है। ठीक है दोस्तों, वहां पर मैं अपना शोरूम खोलने की सोच रहा हूं, और दूसरा मॉल मान लीजिए नजफगढ़ में है, मैं वहां पर अपना मॉल खोलना इवैल्यूएट कर रहा हूं, लेकिन इन 2 में से कोई एक जगह खोलूंगा। सो आई एम इवैल्यूएटिंग वेदर आई शुड ओपन अप माय शोरूम इन अ मॉल इन साकेत और इन नजफगढ़। ठीक है दोस्तों, नाउ यू टेल मी, अगर आप मेरी जगह है तो आप कहां खोलना चाहेंगे? साकेत। क्यों बेटा? सर ज्यादा लोग आते हैं वहाँ पे। ज्यादा लोग आते हैं, मुझे लगा कहेगा सर ज्यादा लोग आते हैं वो वाले ब्यूटीफुल वाले, ऐसा था। बट एनी हाउ, क्या था, क्या बोला मेरे बच्चे? वहाँ पे भीड़ ज्यादा रहेगी। ज्यादा लोग आएंगे, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। क्या ये चीज हमें देखनी जरूरी होगी दोस्तों? ओके, और भी कुछ देखना चाहोगे दोस्तों? साकेत में ज्यादा लोग क्यों? नजफगढ़ में ज्यादा लोग नहीं आएंगे? क्योंकि बच्चा कह रहे हैं सर मैं तो नहीं जाना चाहूंगा, मैं शायद साकेत जाना चाहूंगा, इसलिए मुझे लगता है ज्यादा लोग साकेत आएंगे। बट और भी कोई रीजन होगा दोस्तों? मैं लग्जरी गारमेंट्स में था। सर लोग ज्यादा आएंगे और लोगों की क्वालिटी अच्छी होगी जो आएंगे। लोगों की क्वालिटी, नजफगढ़ वाला फिर मिल गया ना यहाँ पे पिटाई कर देगा। बट एनी हाउ दोस्तों, लोगों की क्वालिटी तो ठीक है, बट देन Saket in Delhi is probably a more, it's considered to be a posh area. तो हाई इनकम वाले लोग वहां ज्यादा रहते हैं, राइट एवरीवन? नजफगढ़ में शायद इनकम ज्यादा होगी बट डिक्लेयर्ड इनकम ज्यादा नहीं है लोगों के पास। 2 नंबर वाला पैसा हो सकता है, लेकिन डिक्लेयर्ड वाली इनकम में लोग थोड़े पीछे हैं, यानी इनकम वाइज थोड़ी कम इनकम से। मैं हूं लग्जरी गारमेंट में दोस्तों, तो मुझे मेरा टारगेट ऑडियंस कौन है या मेरे टारगेट कस्टमर्स कौन है? माय टारगेट कस्टमर्स आर हाई नेटवर्थ वाले लोग, हाई इनकम वाले लोग। सो अगर हाई इनकम वाले लोग साकेत में ज्यादा रहते हैं तो आई वुड प्रेफर ओपनिंग अप माय शोरूम इन अ मॉल इन साकेत। प्लस दोस्तों, एज अ लोग जो मेरे कपड़े खरीदेंगे, दोस्त वुड बी यंग पीपल जो ज्यादा उन चीजों से अट्रैक्ट होते हैं, वो शायद ज्यादा मेरे कपड़े खरीदेंगे, और यंग क्राउड ज्यादा साकेत जाना पसंद करता है दोस्तों। तो इसीलिए जैसा बच्चे ने कहा ज्यादा लोग आएंगे, राइट? नाउ एज अ मैनेजमेंट आई एम इंटरेस्टेड इन लुकिंग एट दिस फिनोमेना, जैसे हम अकाउंटिंग या मैनेजमेंट की भाषा में कह देते हैं फुटफॉल। कितने फुटफॉल होंगे, कितने चरण कमल पड़ेंगे उस मॉल के अंदर? क्योंकि दोस्तों आप सब लोग जानते हैं विंडो शॉपिंग का कॉन्सेप्ट होता है। बहुत सारे लोग आते हैं, कपड़े देखते हैं और लिए बिना चले जाते हैं, सिर्फ मॉल के शोरूम्स की एसी की हवा खाने आ जाते हैं या घूमने फिरने आ जाते हैं। बट देन अगर मुझे मेरे एक्सपीरियंस से पता है दोस्तों कि अगर 10 लोग आते हैं तो 10 में से 1 खरीद के जाता है। तो अगर नजफगढ़ के मॉल में मैं हूं, वहां 100 लोग आएंगे तो 10 लोग खरीद के चले जाएंगे, लेकिन साकेत के मॉल में वही 1000 लोग आएंगे, तो क्या खरीदने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी दोस्तों? तो आप कहां खोलना चाहेंगे? अब आप बता दीजिए दोस्तों, क्या कहीं कोई फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम ऐसा है जो ये बता दे कि उस लोकेलिटी में कितनी इनकम वाले लोग रहते हैं? क्या कोई फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम ही बताएगा? कॉस्ट अकाउंटिंग ऐसा बताएगा? नहीं दोस्तों, कुछ कोई ऐसा। लेकिन क्या मैनेजमेंट को ये इंफॉर्मेशन चाहिए? चाहिए। क्या कोई बताएगा दोस्तों फुटफॉल कितने होंगे? क्या हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग को भी रिकॉर्ड करते हैं, इसके चरण डेबिट टू उसके चरण एक्सेट्रा? ऐसा कोई डेबिट क्रेडिट कभी किया आपने? नहीं दोस्तों। बट क्या ये फुटफॉल का डेटा मैनेजमेंट को चाहिए डिसीजन के लिए? चाहिए। So management needs a lot of data, which is numbers, which could be amount, which could be quantitative as well as qualitative data. Management को अपने competitors का data भी चाहिए, management को demographic data भी चाहिए, इकोनॉमी यहाँ किस एज ब्रैकेट के लोग रहते हैं, कितनी इनकम्स है, वो सारा डेटा मैनेजमेंट को चाहिए। जो सिस्टम वो डेटा प्रोवाइड करे, that's termed as management accounting system. कुछ बात समझ आती है दोस्तों? क्या ये सब्जेक्ट का नाम समझ आता है? All of you? So management accounting is the broadest. आप सीए फाइनल में भी इसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं करेंगे। कॉस्ट एंड कॉस्टिंग के ऊपर भी स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट नाम का पेपर पढ़ेंगे, जिसके अंदर ये दोनों ही एरियाज कवर होंगे फिर से और डिटेल में होंगे, लेवल ऊपर हो जाएगा। लेकिन जैसे बेटा स्कूल डेज में या फाउंडेशन डेज में जैसे आपका बेस बना था अकाउंटिंग के ऊपर और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऊपर, यहाँ एक नया सब्जेक्ट आ रहा है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग।
तो जब भी कोई नई चीज आती है दोस्तों, पहला काम होता है उसका फाउंडेशन समझना, उसका बेस समझना, और उस बेस को समझने के लिए कुछ थ्योरीज, कुछ डेफिनेशंस, कुछ टर्मिनोलॉजीज होंगी। जैसे जब पहली बार आपने अकाउंटिंग पढ़ना शुरू किया था, तब तो अकाउंटिंग वर्ड का मतलब भी नहीं पता था, अकाउंट भी नहीं पता था, राइट ना दोस्तों? क्या आज बहुत कुछ पता है? वो धीरे धीरे हुआ है दोस्तों, यही यहां भी होगा दोस्तों। सो विल स्टार्ट विद अ बेस, कि क्या टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं, क्या उनके मतलब है, और धीरे धीरे वो जर्नी में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ऑल ऑफ यू। सो दोस्तों, अगर आप सबको ये सब्जेक्ट के नाम का मतलब समझ आ गया है, तो सीए इंस्टीट्यूट द्वारा दिया गया सिलेबस उस पे लेके चल रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं आप सिर्फ सिलेबस का ऑब्जेक्टिव पढ़ें कि सीए इंस्टीट्यूट ने ये सिलेबस का ऑब्जेक्टिव क्या दिया है। इज इट विजिबल एवरीवन? ओके, सो ऑब्जेक्टिव टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट्स and applications to establish the cost associated with the production of products and provisions of services। यहीं पे रुकिए। क्या कहा दोस्तों? To develop an understanding of basic concepts and applications, जिससे हम क्या निकाल सके? Cost associated with production of products and provision of services। क्या अभी हम लोगों ने यही बात करी दोस्तों? प्रोडक्ट की कॉस्ट, सर्विस की कॉस्ट निकालने के लिए हम कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज करेंगे, वो वाली बात यहां ऑब्जेक्टिव का पार्ट है दोस्तों। एंड अप्लाई द सेम टू डिटरमिन प्राइसेस। नाउ यू ऑल नीड टू टेल मी दोस्तों, एज अ मैनेजमेंट मैं क्यों अपने ग्लास की बॉटल्स की कॉस्ट जानना चाहता हूं? क्यों जानना चाहता हूं दोस्तों? ताकि मैं उसका सेलिंग प्राइस फिक्स कर सकूं। अगर मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट आती है 5 रुपए और मुझे थोड़ा प्रॉफिट चाहिए, मान लीजिए 2 रुपए, तो मैं उसको सेल करूंगा एट 7 रुपीज, राइट एवरीवन? लेकिन क्या प्राइस सिर्फ ऐसे ही डिटरमिन होता है कि मेरी लागत कितनी आती है प्लस प्रॉफिट सेलिंग प्राइस? क्या प्राइस अदर फैक्टर्स से भी गवर्न होता है दोस्तों? फॉर एग्जांपल कंपटीशन, कॉम्पिटिटर क्या प्राइस चार्ज कर रहा है, क्या वो सब चीजें देखी जाती है? हो सकता है दोस्तों कॉम्पिटिटर मेरी कॉस्ट से नीचे चार्ज कर रहा हो प्राइस, क्या ऐसा हो सकता है? मेरी कॉस्ट आती है 5 रुपए, कॉम्पिटिटर 4 रुपए में बेच रहा है। चाइना क्या कर रहा है दोस्तों? हमारे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स जितने बनाते हैं, चाइना में बना के इंडिया में एक्सपोर्ट भी कर देता है, और फिर भी चाइना का माल इंडिया में सस्ता बिक रहा होता है। क्या ऐसा हो रहा है? अब आप बताइए, अगर एक इंडियन मैन्युफैक्चरर है, चाइना का माल इंडिया में 4 रुपए का बिक रहा है, वो यहां बना रहा है 5 रुपए में, इंडियन मैन्युफैक्चरर, वो क्या करे? क्या वो साथ में बेच पाएगा? कोई खरीदना चाहेगा उसका प्रोडक्ट? शायद नहीं दोस्तों। तो प्राइसिंग जो है अदर फैक्टर्स से भी गवर्न होती है। लेकिन जैसे ही मुझे ये बात पता चलती है दोस्तों कि दूसरा मैन्युफैक्चरर 4 रुपए में बेच रहा है और मेरी तो लागत ही 5 रुपए आ रही है, वुड आई बी इंटरेस्टेड इन नोइंग कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरी कॉस्ट उससे ज्यादा आ रही है? अगर वो 4 में बेच रहा है तो शायद उसकी कॉस्ट 3 रुपीज या 3.5 रुपीज होगी, राइट? और मेरी तो कॉस्ट ही 5 रुपए आ रही है, तो मेरी कॉस्ट ज्यादा क्यों आ रही है? क्या मैं ये जानने में इंटरेस्टेड हूंगा दोस्तों? और अगर मैं ये जानने में इंटरेस्टेड हूंगा, then I would put efforts to control my cost or to reduce my cost। लेकिन वो तभी हो पाएगा जब पहले आप कॉस्ट को मेजर करेंगे। जब तक आपको यही नहीं पता होगा मेरी कॉस्ट कितनी आती है, we cannot focus on कि मुझे कॉस्ट को कंट्रोल करना है या रिड्यूस करना है। ये दो वर्ड्स, जैजी वर्ड्स अमित सर ने यूज कर दिए, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन। आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर दोस्तों, ठीक है? लेकिन इनके ना, ये जो अंग्रेजी वर्ड बोला है ना दोस्तों, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, इसके नाम से इसका मतलब निकालेंगे, ठीक है जी? आइए आगे। सो टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स। तो दोस्तों सब्जेक्ट का नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग। अकाउंटिंग है तो बेटा डेबिट क्रेडिट वाली बातें होगी, यस होगी, लेकिन यहां ज्यादा चीजें डेबिट क्रेडिट नहीं, यहां उसके अलावा भी चीजें होंगी। इन द सेंस हम स्टेटमेंट्स बना के कॉस्ट निकालेंगे। जैसे आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना के कॉस्ट निकालते थे, हम वो भी बनाएंगे, लेकिन उसके अलावा एक स्टेटमेंट्स बना के कॉस्ट निकाली जाएगी। तो क्या क्या स्टेटमेंट्स हो सकती है, किस तरह से प्रेजेंट की जाती है, वो सब बातें हम यहां करेंगे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग की स्टेटमेंट्स। जय माता दी। नेक्स्ट वन, टू अक्वायर द एबिलिटी टू अप्लाई कॉस्ट इंफॉर्मेशन फॉर कॉस्ट असर्टेनमेंट, प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड, ये सारी बातें क्या होगी दोस्तों? प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग, कॉस्ट मैनेजमेंट। बेसिकली मैनेजमेंट याद है दोस्तों? मैनेजमेंट फंक्शन क्या करते थे मैनेजमेंट में? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ऐसी बातें। यहां भी कुछ ऐसा ही लिखा है दोस्तों।
कॉस्ट को निकालना, कॉस्ट को प्लान करना, उसे कंट्रोल करना और डिसीजन मेकिंग में इस्तेमाल करना, ये सब चीजें हम यहां सीखने वाले हैं। तो वी विल अक्वायर द एबिलिटी। दोस्तों मैं बार बार एक बात कहता हूं कि डिसीजन मेकिंग जो है ना वो हम कोई घर से सीख के नहीं आता है दोस्तों। डिसीजन मेकिंग कैसे की जाती है उसके स्किल्स अक्वायर किए जाते हैं, धीरे धीरे सीखे जाते हैं। सो ये इस चैप्टर में आपको डिसीजन मेकर बनाया जाएगा इस सब्जेक्ट के अंदर। नाउ ऑल ऑफ यू, जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहे थे, मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी पढ़ाता हूं दोस्तों, ठीक है, बट नथिंग टू डिमीन द सब्जेक्ट, बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग बहुत सारी चीजों का बेस बन जाता है। लेकिन फिर भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग बहुत चीजों के लिए पोस्टमार्टम है। पोस्टमार्टम का मतलब ट्रांजैक्शन हो गई, उसके बाद हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। So you have incurred the expense, now you're recording it. You have sold the goods, now you're recording it. तो ट्रांजैक्शन हो जाने के बाद हम यहां काम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। लेकिन दोस्तों बिजनेस में तो आपको डिसीजंस लेने हैं ट्रांजैक्शन होने से पहले। फॉर एग्जांपल, अगर एक कस्टमर मेरे पास आता है कि सर मैं आपके 100 पीस खरीदना चाहता हूं, बताइए क्या प्राइस ऑफर करेंगे, तो मैं कस्टमर को क्या बोलूं, सर आप माल ले जाओ, साल के एंड में मुझे पता चलेगा मेरी कॉस्ट कितनी आई है, क्योंकि मैं अपना ट्रेडिंग पीएनएल वगैरह सब बनाऊंगा साल के एंड पे। तो साल के एंड में मुझे पता चलेगा मेरी कॉस्ट कितनी आई है, तब मैं आपको फोन करके बता दूंगा कि मेरी इतनी कॉस्ट आई, ये सेलिंग प्राइस है, आप तब पे कर देना। क्या ऐसा बोलूं? अगर ऐसा बोलूंगा ना दोस्तों, तो सामने वाला अंदर ही अंदर मुस्कुराएगा कि इसको बिजनेस करना नहीं आता, वो माल ले जाएगा, दोबारा कभी शक्ल नहीं दिखाएगा। कोई बाद में आया कभी पैसा देने के लिए वापस? कोई नहीं आने वाला दोस्तों। तो बिजनेस में तो मुझे ट्रांजैक्शन से पहले डिसीजन लेना है कि मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी आएगी, एस्टिमेट करना है, ताकि उसके बेस पे मैं अपना सेलिंग प्राइस एस्टिमेट करके कस्टमर को कोट कर सकूं। यस और नो एवरीवन? सो ये सब डिसीजंस हम यहां लेने वाले हैं, राइट दोस्तों? सो इट इज अ सब्जेक्ट व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ मेकिंग यू डिसीजन मेकर्स। आज तक वो डिसीजन वाले काम नहीं किए हैं दोस्तों, लेकिन ये सब्जेक्ट वहां लेके जाएगा, राइट? बेटा जब मैं कोई नया बिजनेस स्टार्ट करता हूं, whenever I start a new business, एक बिजनेसमैन के दिमाग में जो पहला क्वेश्चन होगा वो यही होना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ कोर्स ये डिसाइड करने के बाद कि कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, कहां पे बिजनेस सेट करना है, वो सब करने के बाद द फर्स्ट क्वेश्चन व्हाइल ऑपरेटिंग वुड बी कितने यूनिट्स बेचूं कि मैं ब्रेक इवन कर जाऊं? ब्रेक इवन, नो प्रॉफिट नो लॉस। क्यों ऐसा क्यों सोचना चाहेंगे दोस्तों? ताकि भाई घर से कुछ नहीं लगाना, कोई व्यापारी अपने घर से कुछ नहीं लगाना चाहेगा। पैसा इनिशियल कैपिटल लगा दी, उसके बाद लॉसेस थोड़ा इंकर करने हैं दोस्तों। सो फर्स्ट थिंग दैट आई नीड टू डिसाइड इज कितने यूनिट्स बेचने होंगे कि मैं ब्रेक इवन कर जाऊं, राइट? फिर अगर मेरा टारगेट है कि मुझे 1 लाख का प्रॉफिट कमाना है, तो मुझे कितने यूनिट्स बेचने होंगे कि 1 लाख का प्रॉफिट कमाया जाए। अगर मुझे 1 करोड़ का प्रॉफिट कमाना है, तो कितने यूनिट्स बेचे जाए कि 1 करोड़ का प्रॉफिट आ जाए। ये सब डिसीजंस जो लेने हैं और उसके तरफ फिर अपने एक्शन प्लान्स बनाने हैं, वो सब चीजें यहां पे होंगी दोस्तों, वो सब चीजें यहां। ठीक है बेटा, इज दैट ओके एवरीवन? तो बच्चे अपने अपने रजिस्टर्स खोलिए और भगवान का नाम लेके हेडिंग डालें। भगवान का नाम इसलिए क्योंकि हर शुभ कार्य से पहले भगवान का नाम ले लेना चाहिए दोस्तों। तो एक नया सब्जेक्ट अब स्टार्ट कर रहे हैं। सो पेपर नंबर 3, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों इसका सिलेबस क्या पढ़ने वाले हैं। सो व्हाट ऑल विल बी द कवरेज ऑफ दिस। तो बेटा इस पूरे सिलेबस को मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। सो मेरे साथ साथ ये बनाइएगा दोस्तों। Okay, the first one would be elements of cost. Elements of cost. The next one would be methods of costing.
The next one would be techniques of costing. And lastly, cost records. लिख लिया दोस्तों? तो मैं अपने पूरे सिलेबस को इन 4 पार्ट्स में डिवाइड करके चलूंगा दोस्तों। पहला पार्ट है एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। एलिमेंट्स का मतलब होता है एलिमेंट्री लेवल। तो कॉस्ट के अंदर क्या क्या आता है, जैसे अभी आप लोगों ने प्लास्टिक, लेबर, सैलरीज, खर्चे, ये सब चीजें बोली थी, वो सब चीजें एलिमेंट्स का पार्ट होता है। तो अगर मुझे कॉस्ट को मेजर करना है तो फर्स्टली आई नीड टू फोकस ऑन ईच एंड एवरी एलिमेंट। तो हम अलग अलग चैप्टर्स पढ़ेंगे इन सब एलिमेंट्स के बारे में। तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट में क्या आता है, लेबर की कॉस्ट में क्या आता है, और खर्चे में क्या आता है, ओवरहेड्स। ये वर्ड कभी सुना दोस्तों, ओवरहेड्स? शायद मैन्युफैक्चरिंग काउंट बनाते हुए ही कई वर्ड आया था, प्रोडक्शन ओवरहेड्स या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। वो क्या बला होती है यहां पे समझेंगे दोस्तों। तो वी विल हैव स्पेसिफिक चैप्टर्स ऑन दीस एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, राइट? द सेकंड विंग वुड बी मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग का मतलब दोस्तों, एक बार हमने ये समझ लिया कि कॉस्ट के एलिमेंट्स क्या क्या है, अब उसे अप्लाई करते हुए अलग अलग इंडस्ट्रीज में कॉस्ट कैसे निकाली जाती है वो सीखेंगे। तो मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग वुड बी कॉस्ट निकालने के तरीके अलग अलग इंडस्ट्रीज में। फॉर एग्जांपल दोस्तों, एक मैन्युफैक्चरर जो सिंपल मैन्युफैक्चरिंग करता है, एक ही प्रोडक्ट बनाता है, मान लीजिए, उसके यहां एक सिंपल से तरीके से कॉस्ट निकाली जा सकती है, राइट? मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूं दोस्तों, मैं अभी जो काम कर रहा हूं, दैट्स आई एम नॉट अ मैन्युफैक्चरर, आई एम अ सर्विस प्रोवाइडर। तो मैं जो सर्विस दे रहा हूं उसकी कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी वो सब भी यहां सीखेंगे दोस्तों, राइट? अगर एक मैन्युफैक्चरर है जिसकी कॉम्प्लिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग है, कॉम्प्लिकेटेड का मतलब इट कुड बी इन मल्टीपल प्रोसेसेस। एक प्रोसेस पे एक काम होता है, फिर उसको आगे भेजा जाता है दूसरे प्रोसेस में, फिर तीसरे प्रोसेस में, वहां कॉस्ट कैसे निकलती है, ऐसी हर इंडस्ट्री की कॉस्टिंग हम यहां सीखेंगे मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग के अंदर, राइट बेटा? तीसरा एरिया है टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग। टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग का मतलब दोस्तों, कॉस्ट को कंट्रोल करने की, कॉस्ट को मैनेज करने की जो जो टेक्निक्स लगाई जाती है वो सब हम यहां सीखने वाले हैं। आपको याद है दोस्तों, मैनेजमेंट में एक फंक्शन पढ़ा था, कंट्रोलिंग फंक्शन। 5वां फंक्शन था मैनेजमेंट में, कोई याद दिलाएगा क्या करते थे हम उसमें? डेफिनेशन, व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोलिंग? जो याद आता है अपने शब्दों में, बिना घबराए यार, टेंशन मत लो, जो भी याद आता है। एनीवन? कंट्रोलिंग में शायद कभी ऐसा पढ़ा था दोस्तों, कंट्रोलिंग मींस measuring your, comparing your actual performance with standard performance, identifying deviations and taking corrective actions। क्या ऐसा कुछ नहीं? हाँ या ना बोल दो, हाँ या ना, याद आता है ऐसा कुछ? कंट्रोल का मतलब था स्टैंडर्ड से अपने एक्चुअल कंपेयर करना, फिर डेविएशंस निकालना और फिर करेक्टिव एक्शंस लेना। ये वर्ड सबने पढ़े हैं बिजनेस स्टडीज में, सब 12th के पेपर में ये वर्ड्स लिख के आते हैं दोस्तों। उसका असली मतलब क्या है, वो कैसे किया जाता है, वो यहां सीखेंगे दोस्तों। यहां टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग के अंदर हम एक्चुअली में वो स्टैंडर्ड कॉस्ट वर्सेस एक्चुअल कॉस्ट कंपैरिजन करेंगे, रीजन समझेंगे कहां डेविएशन आई और क्यों आई, और फिर उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे, करेक्टिव एक्शंस की बातें करेंगे। ठीक है दोस्तों, टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग। तो टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग के अंदर कॉस्ट को कंट्रोल करने की टेक्निक्स। तो मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग में क्या था दोस्तों, अलग अलग इंडस्ट्रीज में कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, और टेक्निक्स में हम सीखेंगे कॉस्ट को कंट्रोल कैसे करना है। ना कॉस्ट को कंट्रोल करना क्या हर इंडस्ट्री में करना होगा दोस्तों, या वो सिर्फ एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक होगा, इस इंडस्ट्री में कॉस्ट कंट्रोल करनी है, दूसरी में नहीं करनी है, क्या सब में करनी है? तो ये जो टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग है दैट वुड बी परवेसिव, सारी इंडस्ट्रीज में अप्लाई होने वाला तरीका होगा। लेकिन मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग वुड बी इंडस्ट्री स्पेसिफिक। बात समझ आती है बेटा? नेक्स्ट वन, आखिरी होगा दोस्तों कॉस्ट रिकॉर्ड्स। कॉस्ट रिकॉर्ड्स का मतलब वो जो हम डेबिट क्रेडिट की बातें कर रहे थे वो यहां पे लिखेंगे दोस्तों। तो अकाउंटिंग जो एक्चुअली होगी वो इस एरिया में होगी। तो कहने का मतलब ये स्नैपशॉट आपको क्यों दिखा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि वो जो हम डेबिट क्रेडिट समझते हैं अकाउंटिंग को, दैट्स जस्ट वन पार्ट ऑफ इट। इस सब्जेक्ट के अंदर उसके अलावा बहुत कुछ करना है। ठीक है बेटा, तो इसके अंदर भी लिखे दोस्तों कॉस्ट एलिमेंट्स के अंदर क्या क्या आएगा। सो यू विल हैव materials, employee cost, materials cost, employee cost,
और यहां पर एक चैप्टर और पढ़ेंगे और ओवरहेड्स। और ओवरहेड्स की जर्नी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, हिमांशु was telling me the cost control का definition. Yes, Himanshu, you are absolutely right, बेटा. Perfect. चलिए, so methods of costing के अंदर हम पढ़ेंगे दोस्तों यूनिट कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग। और प्रोसेस कॉस्टिंग के साथ ही लिख लीजिए दोस्तों इंक्लूडिंग जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स, joint and byproducts. Then we'll talk about contract costing and service costing. Service costing. Techniques of costing के अंदर we'll discuss budgets and budgetary control. We'll talk about standard costing. We'll talk about marginal costing. And the last section would be cost records, जिसके अंदर primarily integrated records, non-integrated records, and reconciliation. बस बेटा इतना सा ही सिलेबस है जो एक पेज पे समा गया है, तो कोर्स मुश्किल तो हो ही नहीं सकता। जिसका सिलेबस यहां फिट हो जाए वो कोर्स कैसे मुश्किल हो सकता है। और ये 100 नंबर का पेपर है दोस्तों। पेपर का पैटर्न आपको दिखाने जा रहा हूं, लेकिन पेपर का पैटर्न दिखाने से पहले ये पेपर पूरे 100 नंबर देता है दोस्तों। इसमें हाईएस्ट मार्क्स 100 ही आते हैं एंड बिलीव मी फॉर दैट, इसमें हाईएस्ट 100 नंबर आराम से लाए जा सकते हैं अगर आपको इस सब्जेक्ट से प्यार हो जाए। जैसे अकाउंटिंग से बहुत लोगों को प्यार है ना दोस्तों, ये भी अकाउंटिंग ही है। तो अगर आपको इस अकाउंटिंग से प्यार हो जाए तो इस पेपर में 100 नंबर लाना मुश्किल काम नहीं है। ऐसा इसलिए भी कह रहा हूं दोस्तों कि पेपर आता है 125 नंबर का, 125 मार्क्स, एंड वी नीड टू अटेम्प्ट ओनली 100, यानी 25 नंबर तो चॉइस में निकल जाते हैं। और वो जो चॉइस में निकल जाते हैं दोस्तों, उसमें से 20 नंबर थ्योरी होती है, यानी पूरा 100 नंबर आप न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट कर सकते हैं, पर वहां नंबर कटने की स्कोप नहीं होती है। ऑफ कोर्स अगर आपने तैयारी अच्छी करी है तब, राइट दोस्तों। तो इसीलिए कह रहा हूं यहां नंबर पूरे 100 में से 100 लाए जा सकते हैं। तो पेपर पैटर्न डिस्कस कर ले दोस्तों। आइए इस सिलेबस के हर एक एलिमेंट पे आपको लेके आऊंगा, लेकिन पहले वो 100 नंबर वाला रूप दिखा दूं कि कैसे आने वाला है। तो देखिए दोस्तों, so बच्चे, in all there are 6 questions। 6 questions होते हैं of 20 marks each। यानी टोटल पेपर कितना लग रहा है दोस्तों? 120 नंबर का। हमें जो करना है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी,
and attempt any 4 out of remaining 5. ठीक है दोस्तों, तो एक क्वेश्चन तो पूरा चॉइस में निकल जाता है। नाउ ये जो टोटल बाकी जो 5 क्वेश्चन इसमें 4 करने हैं, इनमें से भी एक क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन हैज इंटरनल चॉइस। इंटरनल चॉइस का मतलब है 5 मार्क्स के 2 पार्ट्स आ गए, 5 दिस और दिस, इन दो में से कोई एक कर लीजिए, तो एक चॉइस एक्स्ट्रा भी हो गई दोस्तों। तो टोटल इसलिए मैं कहता हूं इसमें 25 नंबर का ऊपर आता है। सो 1 क्वेश्चन हैज इंटरनल चॉइस ऑफ 5 मार्क्स। ठीक है जी। अब बेटा जो 5 में से 4 करने हैं, आप मान लीजिए एक पूरा क्वेश्चन कंप्लीटली थ्योरी होता है, 4 पार्ट्स आते हैं 5-5 नंबर वाले। आप अगर प्रैक्टिकल्स में कंफर्टेबल है, पूरी आपकी कमांड है, आपकी इतनी प्रैक्टिस है कि आप क्वेश्चन देख के पढ़ के कहें इसको इस तरह से करना है, ऐसे प्रेजेंट करना है और मैं जल्दी कर लूंगा, तो नंबर कटने की स्कोप नहीं है दोस्तों। ठीक है जी एवरीवन। पेपर में जो पहला क्वेश्चन होता है दोस्तों, ये 5 मार्क्स वाले 4 पार्ट होते हैं, 4 पार्ट्स जो कंपल्सरी क्वेश्चन होता है। उसके बाद एग्जामिनर के ऊपर है कि वो कितने नंबर का पार्ट देना चाहता है। तो बाकी जो 20-20 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें 10-10 नंबर के 2 पार्ट हो सकते हैं, 5-5 नंबर के 4 पार्ट हो सकते हैं, 5-5 के 2, 1-10 नंबर का, वो एग्जामिनर के ऊपर है दोस्तों। राइट। यूजुअली 15 नंबर 20 नंबर वाला क्वेश्चन इस पेपर के अंदर नहीं आता है यूजुअली, लेकिन ऐसा कहीं लॉ में, ऐसा कहीं पेपर के लॉ में लिखा नहीं हुआ कि भाई नहीं आ सकता है, आने को कुछ भी आ सकता है। इसीलिए दोस्तों जब हम तैयारी करेंगे, हमारा ऑब्जेक्टिव ये होगा, छोटी छोटी चीज हो, बड़ी से बड़ी चीज हो, हम सब पे अपने कमांड ले, बिकॉज आवर ऑब्जेक्टिव हैज टू बी द कॉन्सेप्ट ग्राइंडिंग। जितना ज्यादा हम कॉन्सेप्ट्स को घोट घोट के पी जाएंगे, उतनी ही चीजें ज्यादा समझ आएंगी दोस्तों। राइट। इसीलिए एक बार इस सिलेबस को नजर रखते हैं दोस्तों कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। ये जर्नी जो अगले तकरीबन 4.5 महीने चलने वाली है, 5 भी हो सकते हैं, 4.5 से 5 महीने, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आइए देखें। तो दोस्तों सबसे पहले एलिमेंट्री लेवल पे काम करेंगे। एलिमेंट्री लेवल का मतलब दोस्तों, अगर हम बार बार ये कह रहे हैं कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट निकालनी है, तो मुझे ये पता होना चाहिए कॉस्ट के अंदर आता क्या क्या है। फिर हमने कहा कॉस्ट को कंट्रोल करना है, तो अगर मुझे कॉस्ट को कंट्रोल करना है दोस्तों, तो हर एलिमेंट पे फोकस करना है। मटेरियल्स की कॉस्ट को भी कंट्रोल करना है, एम्प्लॉय कॉस्ट को भी कंट्रोल करना है और ओवरहेड्स को भी कंट्रोल करना है। तो हर एक एलिमेंट के बारे में बात करेंगे दोस्तों, हर एक एलिमेंट के बारे में, मटेरियल कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट और साथ ही ओवरहेड्स। ओवरहेड्स की जर्नी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे दोस्तों, ट्रेडिशनल अप्रोच व्हिच इज कॉल्ड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड अ मॉडर्न अप्रोच व्हिच इज कॉल्ड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ठीक है दोस्तों। मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग में पढ़ेंगे दोस्तों, जैसा मैंने कहा इंडस्ट्रीज में कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, और उसके अंदर सबसे पहले यूनिट कॉस्टिंग। नाउ यूनिट कॉस्टिंग वुड बी यूज्ड इन दोज इंडस्ट्रीज जहां पर एक ही प्रोडक्ट या एक जैसे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं और सिंपल मैन्युफैक्चरिंग होती है। वर्ड पे गौर करना, वर्ड क्या लिखा है? यूनिट। यूनिट मींस यूनिटरी, 1। यूनिट वर्ड बना ही है यूनिटरी, यूनिट 1। तो एक ऐसी इंडस्ट्री जहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है एक प्रोडक्ट या एक जैसे होमोजीनियस प्रोडक्ट्स की, वहां और सिंपल मैन्युफैक्चरिंग है, वहां पर कॉस्ट निकालने के लिए हम यूज करते हैं यूनिट कॉस्टिंग। ठीक है दोस्तों। जॉब कॉस्टिंग, नाम पे गौर करो दोस्तों, जॉब। इस जॉब वर्ड का मतलब क्या है? जॉब ये नौकरी वाला जॉब नहीं है दोस्तों। जॉब का मतलब है दोस्तों, मान लीजिए हम सबके पास मारुति की गाड़ी है, वी ऑल हैव मारुति कार्स, और हम मारुति की गाड़ी को सर्विस स्टेशन लेके गए हैं सर्विस कराने के लिए। ठीक है, मैं मारुति की गाड़ी लेके सर्विस स्टेशन जाता हूं, जैसे ही मैं मारुति वर्कशॉप में एंटर करता हूं, सर्विस स्टेशन में एंटर करता हूं, सामने एक इंजीनियर खड़ा है जो मेरी गाड़ी पे एक पेपर लेके आता है और गाड़ी की डिटेल्स उस पर नोट करना शुरू करता है, और फिर मुझसे पूछता है, सर बताइए क्या गाड़ी कोई दिक्कत दे रही है? मैं कहता हूं दोस्त नॉर्मल सर्विस कर दो, प्लस गाड़ी मेरी XYZ ये 3 चीजों की दिक्कत दे रही है। फॉर एग्जाम्पल माइलेज कम आ रही है, गाड़ी 1 लीटर पे कितना चलती है, कम हो गई है माइलेज, तो प्लीज वो चेक कर दो। पॉल्यूशन ज्यादा कर रही है, वो चेक कर दो। कैसा हो सकता है दोस्तों? तो आई वांट टू हैव अ नॉर्मल सर्विस बट माय कार हैज कपल ऑफ प्रॉब्लम्स व्हिच आई एम गेटिंग रेक्टिफाइड।
तो मारुति वाले मेरी गाड़ी की सर्विस कर रहे हैं, राइट? मानसी, राइट ना बेटा? मानसी भी अपनी गाड़ी लेके मारुति की सर्विस स्टेशन गई है। मानसी ने भी सर्विस करवानी है, लेकिन मारुति की गाड़ी में कुछ और दिक्कतें हैं दोस्तों। हो सकता है स्टार्ट नहीं होती ढंग से, तो स्टार्टअप प्रॉब्लम है, उसको करेक्ट कराना है, एंड ऐसे ही 2-3 और इश्यूज हैं, राइट? योर गुड नेम इज बेटा हर्षिता। हर्षिता भी अपनी गाड़ी सर्विस कराने गई है, लेकिन हर्षिता की गाड़ी में कुछ और प्रॉब्लम है। हर्षिता का डोर बंद नहीं होता, गाड़ी का दरवाजा बंद नहीं होता, उसको कराना है सही। कैसी दिक्कतें हो सकती है? हम सब सर्विस कराने गए हैं दोस्तों। तो मारुति वाले काम क्या कर रहे हैं? कार सर्विसिंग। लेकिन क्या फिर भी हर जॉब यूनिक है दोस्तों? Yes or no everyone? So every job is unique, though the so-called nature is a service of a car, but every job is unique. तो ऐसी इंडस्ट्रीज में जहां काम का नेचर तो एक जैसा है, but still every job is unique. That is term, वहां पर कॉस्ट निकालने के लिए हम यूज करते हैं जॉब कॉस्टिंग, because each job is unique, right? एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा। मैंने अपना घर बनवाया है और मुझे अपने घर में इंटीरियर डेकोरेशन का काम करवाना है, तो आई हैव अपॉइंटेड अ इंटीरियर डेकोरेटर। ठीक है, आपको भी अपने घर में कराना है, बच्चे को भी अपने घर में कराना है। अब आप बताइए वो काम क्या करेगा? इंटीरियर डेकोरेशन का, राइट? अगर वो बिल बनाएगा तो क्या लिख के देगा? इंटीरियर डेकोरेशन सर्विसेज, यही लिखेगा। क्या तीनों घरों में जो काम होगा क्या सेम होगा दोस्तों? क्यों नहीं? मेरे घर का एरिया कुछ और, आपके घर का एरिया कुछ और, आपके घर का डिजाइन कुछ और, मेरी रिक्वायरमेंट कुछ और है, आपकी कुछ और है, आपकी कुछ और है, तो क्या उसके अकॉर्डिंग काम होगा? तो काम तो एक ही हो रहा है, लेकिन फिर भी हर जॉब इज यूनिक। इट इज नॉट लाइक कि अगर मैं प्लास्टिक ग्लासेस बना रहा हूं तो सारे ग्लास एक जैसे बना रहा हूं, वहां तो मैं 1 लाख पीस बनाऊंगा सारे के सारे एक जैसे। लेकिन इंटीरियर डेकोरेटर अगर 3 जॉब भी उठा रहा है तो तीनों जॉब्स यूनिक है, डिफरेंट है। ऐसी इंडस्ट्रीज जहां पे ऐसा काम होता है जहां जॉब का नेचर तो सेम है, बट ये ईच जॉब इज डिफरेंट, यूनिक, वहां पर कॉस्ट निकालने के लिए किया जाता है जॉब कॉस्टिंग का इस्तेमाल। कुछ बात समझ आएंगे? एक और एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों इस इंडस्ट्री का, बिकॉज वेरी इंटरेस्टिंग बात। मान लीजिए दोस्तों प्रिंटिंग प्रेस, मेरी अपनी एक प्रिंटिंग प्रेस है, ठीक है, मैं एक प्रिंटर का काम करता हूं, प्रिंटिंग प्रेस है मेरी अपनी। बच्चा मेरे पास आया है कि सर मुझे अपनी पैम्फलेट्स प्रिंट करानी है अपने बिजनेस के लिए। पैम्फलेट समझते हो दोस्तों? सो शी इज कम फॉर गेटिंग द पैम्फलेट्स प्रिंटेड। बच्चा भी मेरे पास पैम्फलेट प्रिंट कराने आया है, उत्सव भी मेरे पास पैम्फलेट प्रिंट कराने आया है, राइट? योर गुड नेम इज मान्या, राइट? तो मान्या भी मेरे पास पैम्फलेट प्रिंट कराने आई है, उत्सव भी, और आयुषी, हर्षिता, सॉरी, हर्षिता भी मेरे पाने पैम्फलेट प्रिंट कराने आई है। अब दोस्तों हर्षिता की रिक्वायरमेंट है, शी नीड्स 10,000 पैम्फलेट्स, ठीक है, और मान्या नीड्स 5,000। हर्षिता को ब्लैक एंड व्हाइट पैम्फलेट चाहिए, मान्या को कलर्ड पैम्फलेट चाहिए, उत्सव को कलर्ड पैम्फलेट चाहिए और बोथ साइड प्रिंटिंग चाहिए, राइट? मानसी को प्रिंटिंग करानी है, कलर्ड प्रिंटिंग करानी है, बोथ साइड करानी है, लेकिन मानसी को छोटा पेपर चाहिए, उत्सव को A4 साइज चाहिए, इनको A3 चाहिए, A5 चाहिए, उसका भी आधा, A4 का भी आधा चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है? किसी को ग्लॉसी प्रिंट चाहिए, किसी को नॉर्मल प्रिंट चाहिए, किसी को थिक पेपर चाहिए, किसी को मोटा पेपर चाहिए, पतला पेपर चाहिए, हो सकता है दोस्तों। सो मैं काम क्या कर रहा हूं? प्रिंटिंग, सबके लिए प्रिंटिंग कर रहा हूं, लेकिन क्या हर जॉब यूनिक है? सब जॉब्स की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। तो जब मैं अपनी कॉस्ट निकालने बैठूंगा तो आई विल कीप एवरी जॉब एज अ सेपरेट जॉब, हर जॉब की कॉस्ट निकालूंगा, और इसीलिए मैं यूज करूंगा जॉब कॉस्टिंग। समझ आता है बात बेटा? ओके, ऑफ कोर्स हमें इनके अंदर घुसना है दोस्तों, लेकिन अगर मुझे एक आइडिया होगा ना मैं क्या पढ़ने वाला हूं तो उतना ही मजा आएगा। यार अलग अलग इंडस्ट्री में जाना है, बिल्कुल बैच कॉस्टिंग जाते हैं दोस्तों, नाम पे गौर करना, बैच कॉस्टिंग। ऐसी इंडस्ट्रीज जहां प्रोडक्शन बैचेस में होती है, प्रोडक्शन हैपन इन, जैसे कोई दवाई जब आप खरीदते हैं, कभी दवाई के पैकेट के पीछे देखिए दोस्तों, वहां एक बी नंबर या बैच नंबर लिखा होता है। कोई आप खाने की चीज खरीदते हैं, वहां भी देखिए पीछे लिखा होता है बैच नंबर। ये क्या है बैच नंबर? मान लीजिए दोस्तों पेप्सी कंपनी को कोला फ्लेवर की साल में 1 करोड़ बॉटल्स की डिमांड है, तो पेप्सी कंपनी ने पूरे साल में 1 करोड़ बॉटल मैन्युफैक्चर करनी है, ठीक है। लेकिन पेप्सी सिर्फ कोला फ्लेवर नहीं बनाता है, पेप्सी लेमन फ्लेवर बनाता है, ऑरेंज फ्लेवर बनाता है, राइट? सो पेप्सी मेक्स डिफरेंट काइंड ऑफ बॉटल्स। अब ये सारी जो अलग अलग फ्लेवर्स है,
ये एक ही मशीन पे बनते हैं बेटा, एक ही मशीन पे इनकी बॉटलिंग होती है, लेकिन बस उनका फॉर्मूला चेंज कर देते हैं, कॉन्सेंट्रेट चेंज कर देते हैं और मशीन से बॉटलिंग होती जाती है। तो अगर मुझे कोला फ्लेवर बनाना है तो कोला फ्लेवर में कितनी फिज जानी है, कितना कॉन्सेंट्रेट जाना है, जो वो सिरप डालते हैं, शुगर सिरप वगैरह जो डलता है, फॉर्मूला उनका जो कॉन्सेंट्रेट डलता है, वो सब मशीन को सेट करते हैं और प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। अब आप बताइए 1 करोड़ कोला बनानी है और मान लीजिए 20 लाख ऑरेंज बनाने हैं, राइट? तो क्या हम सारी कोला बना ले पहले एक ही बार, 1 करोड़ बॉटल्स, फिर 20 लाख ऑरेंज बनाए? जरा सोच के देखिए दोस्तों, पेप्सी को पूरे साल में 1 करोड़ बॉटल्स चाहिए। अगर मैं एक ही बार 1 करोड़ बॉटल बना के रख लूंगा तो क्या मुझे उतनी ही ज्यादा स्टोरेज स्पेस चाहिए होगा? ये सुनो, और आज तो बेटा आज के जमाने में स्टोरेज बहुत महंगी हो गई है, जमीन ही असली महंगी चीज है, तो स्टोरेज कॉस्ट मुझे इतनी इंकर करनी होगी। दूसरा, क्या बेटा 1 करोड़ बॉटल अगर आप स्टोर करोगे तो कुछ स्पॉइलेज भी हो जाएगी? ये सुनो एवरीवन, हो जाएगी। तीसरी चीज दोस्तों, फाइनेंस वाले लोगों इस पॉइंट को ज्यादा, सबसे पहले हमें इस पॉइंट को डिस्कस करना चाहिए। क्या बेटा अगर मैं बॉटल्स बना के अपने पास रख लूंगा तो क्या उस स्टॉक में मेरा पैसा ब्लॉक हो जाएगा? यस और नो? अगर मैं बॉटल ना बनाता या कम बनाता तो मेरे हाथ में कुछ पैसा बचता, मैं उस पैसे को बैंक में एफडी करा के क्या इंटरेस्ट कमा सकता हूं? लेकिन मैंने उस पैसे को लगा के पेप्सी की बॉटल्स बना ली, 1 करोड़ बॉटल बना के रख ली, स्टोरेज पे लगा, वेस्टेज भी हुई, साथ ही क्या मेरा पैसा ब्लॉक हो गया? क्या अगर पैसा ब्लॉक हो गया तो मैं बैंक में एफडी नहीं करा पाया, और एफडी नहीं करा पाया तो इंटरेस्ट गवा दिया, उसे हम क्या कहते हैं जो गवा दिया? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या ये वर्ड सुना है दोस्तों? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यू आर लूजिंग ऑन टू समथिंग इफ यू आर मेकिंग 1 करोड़ बॉटल्स एट वन टाइम, यू आर लूजिंग आउट ऑन टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट दैट यू कुड हैव अर्न्ड है दोस्तों। तो अब पेप्सी को इससे एक फायदा भी हुआ दोस्तों, हम तो सिर्फ नेगेटिव की बातें कर ली, स्टोरेज लग जाएगी, वेस्टेज हो जाएगी, एटसेट्रा एटसेट्रा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कुछ फायदा भी हुआ। फायदा क्या है? आपको अपनी मशीन को कोला फ्लेवर के लिए एक ही बार सेटअप करना पड़ा, बार बार सेटअप नहीं करना पड़ेगा, एक ही बार सेटअप करना पड़ा। सेटअप मतलब मशीन में मैंने जो फॉर्मूला सेट किया, कॉन्सेंट्रेट वगैरह की बातें करी, वो एक ही बार कोला फ्लेवर लगा दिया और सारी बॉटल बना दी। तो उस एंड पे मशीन को तैयार करने में मुझे ज्यादा एफर्ट सिर्फ एक ही बार लगाना पड़ा, खर्चे एक ही बार हुए उसके, लेकिन बाकी सारे खर्चे उठाने पड़े। मेरी बात समझ आती है दोस्तों? सिनेरियो चेंज कर देते हैं। पेप्सी डिसाइड करता है नहीं 1 करोड़ बॉटल एक बार में नहीं बनाएंगे, हम एक बार में 10 लाख बॉटल बनाएंगे, 10 लाख बॉटल्स। ठीक है दोस्तों? तो एक बार में 10 लाख बनाई, फिर ऑरेंज बना ली, फिर थोड़े टाइम के बाद जब वापस कोला की डिमांड हुई तो 10 लाख बॉटल और बना ली। इस तरह से हम एक बार में 10 लाख बॉटल बनाएंगे। बात समझ आती है दोस्तों? अब जल्दी से बताइए, अगर 10 लाख बॉटल बनाएंगे एज कंपेयर टू 1 करोड़ बॉटल, स्टोरेज स्पेस ज्यादा चाहिए होगी कम चाहिए होगी? कम चाहिए होगी। कम बॉटल्स बनाएंगे तो स्टोर करने के लिए कम। अच्छा, वेस्टेज ज्यादा होगी कम होगी? कम होगी, राइट? पैसा कितना ब्लॉक होगा, ज्यादा या कम? पैसा भी कम ब्लॉक होगा, मतलब मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कम आएगी। लेकिन दोस्तों अगर मुझे साल में 1 करोड़ बॉटल चाहिए और मैं एक बार में 10 लाख बॉटल बनाता हूं तो मुझे अपनी मशीन को कितनी बार सेट करना होगा कोला के लिए? 10 बार। तो क्या वो सेटअप की कॉस्ट 10 बार आएगी? तो एज अ बिजनेसमैन मेरी एक कॉस्ट कम हो रही है, दूसरी कॉस्ट बढ़ रही है। एज अ बिजनेसमैन सोच के बताइए, क्या मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? एक कॉस्ट को कम करना या ओवरऑल कॉस्ट को कम करना? ओवरऑल कॉस्ट। तो एज अ बिजनेसमैन मुझे ये डिसाइड करना होगा कि अगर मुझे साल में 1 करोड़ बॉटल बनानी है तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हाउ मच बॉटल शुड आई मेक, इन वन बैच हाउ मच बॉटल शुड आई मेक। ये सब डिसीजंस हम यहां लेंगे। उस बैच की कॉस्ट कितनी आती है? अगर मैं 10 लाख बॉटल बनाता हूं तो मेरी कॉस्ट कितनी आती है? पर बॉटल मेरी कॉस्ट कितनी बढ़ती है? वो सारी कॉस्ट की बातें हम यहां करेंगे बैच कॉस्टिंग। छोटा सा चैप्टर बट अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। जय माता दी। बढ़ाऊं आगे। नेक्स्ट वन, प्रोसेस कॉस्टिंग। अगेन नाम पे जाइए। इज इट ओके बेटा? ठंड लग रही है किसी को? हाँ, मेरे को लगा शिवर कर रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट से शिवर नहीं कर रहे ना? ओके ओके एवरीवन। सो प्रोसेस कॉस्टिंग एवरीवन, नाम देखिए प्रोसेस। चलिए आपके सामने एग्जांपल लिखते हैं, कुछ कोई लिखेगा नहीं, सिर्फ देखिएगा यहां पे दोस्तों। दोस्तों मान लीजिए मैं मारुति कंपनी का चेयरमैन हूं, ठीक है? मेरा नाम है आरसी भार्गव सर। सर आप तो अमित अरोड़ा हो। मान लो, मैंने इसलिए बोला मान लो, थोड़ी देर मान लिया करो। मान लो मैं मारुति कंपनी का चेयरमैन हूं
और मैं थोड़ा परेशान हूं क्योंकि मेरी मारुति गाड़ी की कॉस्ट बढ़ गई है। द कॉस्ट ऑफ मारुति कार हैज इंक्रीज्ड। तो एक ही गाड़ी की बात कर लेते हैं, मान लो ऑल्टो, तो ऑल्टो की कॉस्ट इंक्रीज हो गई है। कॉस्ट ज्यादा आ रही है, मतलब प्रॉफिट मार्जिन्स पे प्रेशर है, प्रॉफिट मार्जिन्स कम आ रहे हैं, तो एज अ चेयरमैन ऑफ द कंपनी आई एम अ बिट डिस्टर्ब। ठीक है दोस्तों, मेरी जो गाड़ी है, जो ये ऑल्टो गाड़ी है, ये बनाने का जो तरीका है वो ब्रॉडली हमने 3 प्रोसेस में डिवाइड किया हुआ है। 3 प्रोसेस क्या है दोस्तों? पहला प्रोसेस है जहां पर हम पार्ट्स वगैरह खरीदते हैं और गाड़ी की बॉडी असेंबल करते हैं, गाड़ी के पार्ट्स असेंबल करते हैं। ठीक है बेटा, गाड़ी के पार्ट्स असेंबल होने के बाद हम इस गाड़ी को प्रोसेस नंबर 2 पे भेज देते हैं। प्रोसेस नंबर 2 में क्या होता है? गाड़ी के इंटीरियर्स पे काम होता है। इंटीरियर्स की फिटिंग्स की जाती है, सीट्स लगाई जाती हैं, सीट कवर्स लगाए जाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो डैशबोर्ड, इंटीरियर्स पे काम होता है। तो पहले पार्ट में गाड़ी के पुर्जे लगाए गए, कंपोनेंट्स वगैरह फिट किए गए, इंजन, बॉडी पार्ट्स एक्सेट्रा। प्रोसेस 2 पे गाड़ी के इंटीरियर्स पे काम हुआ, और ये सब हो जाने के बाद गाड़ी भेज दी जाती है पेंट के लिए इन प्रोसेस नंबर 3। तो एक्सटीरियर्स पेंट होते हैं गाड़ी के, और पेंट होने के बाद गाड़ी फिनिश गुड्स बन जाती है और बिकने के लिए चली जाती है। ठीक है दोस्तों, क्या ये बात समझ आती है? तो मेरी इंडस्ट्री में या मेरी कंपनी में गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग 3 प्रोसेस में होती है। ये तीनों प्रोसेस को लीड करने वाले 3 मैनेजर्स हैं। 3 मैनेजर्स, मानसी प्रोसेस 1 की मैनेजर है, प्रोसेस 2 के उत्सव मैनेजर है, और प्रोसेस 3 के लिए लेट्स टेक हिमांशु मैनेजर है। ठीक है दोस्तों, और चेयरमैन हूं मैं कंपनी का, मैं परेशान हूं, कॉस्ट बढ़ गई है। मैं इन तीनों को बुला लेता हूं, आइए दोस्त एक मीटिंग करनी है। ये तीनों आ जाते हैं मेरे पास और मैं इन्हें एक ही सवाल पूछता हूं, दोस्त हमारी गाड़ी की कॉस्ट बढ़ रही है, क्या कारण है? और मैं शुरुआत करता हूं मानसी से। मानसी क्या कारण है? और मानसी, क्या आपके एंड में कोई दिक्कत हो रही है? मानसी कहती है नहीं नहीं सर, देखो हम लोग बड़े ईमानदार लोग हैं और बहुत हार्ड वर्किंग लोग हैं, मेरी टीम भी बहुत हार्ड वर्किंग है। हम सुबह आते हैं और शाम तक सिर्फ काम करते हैं, इधर उधर कोई, हमारी इधर उधर से कोई मतलब नहीं है। सो माय टीम इज वेरी डेडिकेटेड, दे आर वेरी ट्रेन्ड पीपल। यहां कोई वेस्टेज नहीं, कोई टाइम अवॉइड करने वाली बातें नहीं, हम सिर्फ काम करते हैं। तो मेरे प्रोसेस की वजह से तो कॉस्ट नहीं बढ़ी सर, लेकिन ये जो उत्सव की टीम है और हिमांशु की टीम है ना सर, ये ना ज्यादा ट्रेंड नहीं है, ये बड़ी वेस्टेज करते हैं, और वेस्टेज के अलावा सर और भी मतलब कॉस्ट इन्हीं की वजह से बढ़ रही है। तो मानसी ने अपना पल्ला झाड़ दिया कि भाई मेरी कोई गलती नहीं है। अब मैं उत्सव से पूछता हूँ, उत्सव क्या तुम्हारी टीम ट्रेन नहीं है? और उत्सव कहता है सर आप मुझे इतने टाइम से जानते हैं, क्या कभी आपने ऐसा फील किया कि मैं और मेरी टीम ट्रेन नहीं है? सर ये लड़की झूठ बोल रही है सर, ये जो है ना इनकी टीम ऐसा काम करती है सर, लड़कियों वाली, देखो खुद लड़की है तो ये क्या करती है सर, इधर उधर बातें करने में ज्यादा टाइम वेस्ट करती है। हमारी टीम ऐसा काम नहीं करती सर, हमारी टीम तो सारे सिर्फ काम में फोकस है, टोटली फोकस ऑन वर्क। हाँ सर, थोड़ा सा ना हिमांशु की टीम में दिक्कत भी है, मानसी क्या तो है ही है, हिमांशु क्या भी है। और हिमांशु के पास में जाता हूं, हिमांशु तुम्हारी टीम गड़बड़ कर रही है, और हिमांशु एक भोला सा फेस बना लेता है, भोला सा। सर मेरी शक्ल देखो सर, क्या ऐसा लगता है आपको? इतने सालों से आपके अंडर परफॉर्म कर रहा हूं, क्या कभी ये दिक्कत आपने फेस करी मेरी वजह से? नहीं सर, सर जितनी नॉलेज मुझे और मेरी टीम को है इनमें से किसी को नहीं है सर, ये दिक्कतें कर रहे हैं। अच्छा मुझे बताओ दोस्तों, मैंने इन तीनों को क्यों बुलाया था? कि कॉस्ट बढ़ गई थी, मैं उसका कारण जानना चाहता था। इन तीनों से बात करके क्या मुझे वो कारण मिल गया? नहीं, मैं जितना पहले कंफ्यूज था मैं उतना ही कंफ्यूज अब भी हूं, भाई कॉस्ट क्यों बढ़ गई है? ये तीनों ने, किसी ने अपनी जिम्मेदारी नहीं ली, तीनों ने ब्लेम एक दूसरे के ऊपर पास ऑन कर दिया। ठीक है दोस्तों, ऐसा क्यों हो पाया दोस्तों? क्योंकि हम अपनी गाड़ी की कॉस्ट निकाल रहे थे, और गाड़ी की कॉस्ट जो 1 लाख रुपए आनी चाहिए वो उसकी जगह 1,50,000 आ रही थी। सो वी वर मेजरिंग द कॉस्ट ऑफ अ कार, आनी कितनी चाहिए और कितनी आ रही है। दिक्कत क्या थी दोस्तों? दिक्कत ये थी कि हम अपने पूरे फिनिश प्रोडक्ट की कॉस्ट मेजर कर रहे थे। अगर हम कुछ ऐसा करते दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, अगर हम ऐसा करते कि प्रोसेस 1 की कॉस्ट कितनी आनी चाहिए, तो 1 लाख की टोटल कॉस्ट में प्रोसेस 1 की कॉस्ट आनी चाहिए, मान लीजिए 30,000 रुपए, 30,000 रुपीज, यानी 0.3 लाख। प्रोसेस 2 की कॉस्ट आनी चाहिए 0.5 लाख,
और प्रोसेस 3 कॉस्ट आनी चाहिए 0.2 लाख, और ये सब मिला के बन जाता 1 लाख। अगर हमने अपनी कॉस्ट का स्टैंडर्ड ऐसे सेट किया होता और कॉस्ट की मेजरमेंट भी हम ऐसे करते कि प्रोसेस लेवल पे कितनी कॉस्ट आई, मान लीजिए यहां पे कॉस्ट आई 0.6 लाख, यहां पे कॉस्ट आई 0.8 लाख, रादर लेट्स से 0.75 लाख, और यहां पर कॉस्ट आई 0.15 लाख। कितना बना दोस्तों ये? 1.5 लाख। अगर हमने प्रोसेस लेवल पे अपनी कॉस्ट निकाली होती, इंस्टेड ऑफ कि पूरे फिनिश प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाले, हमने अगर प्रोसेस लेवल पे कॉस्ट निकाली होती, अब बताइए क्या अब मैं इनसे कारण जानने के लिए ऐसे पूछता कि बेटा तुम्हारे यहां कोई दिक्कत हो रही है, या मैं सीधा मानसी को बोलता मानसी तुम्हारी कॉस्ट 0.3 लाख आनी चाहिए थी, 0.6 लाख आ रही है, बताओ क्यों? अब मानसी क्या अपना ब्लेम किसी और पे पास ऑन कर पाती? नहीं। तो पहले दिक्कत क्या हो रही थी दोस्तों कि हम कॉस्ट निकाल रहे थे ओवरऑल प्रोडक्ट लेवल पे। अगर मुझे अपनी कॉस्ट की ज्यादा बेटर कंट्रोलिंग करनी है, ज्यादा बेटर मैनेजमेंट करनी है, और मेरा बिजनेस इस तरह का है कि प्रोडक्शन प्रोसेसेस में होती है, तो मुझे कॉस्ट सीधा फिनिश प्रोडक्ट की नहीं, मुझे कॉस्ट निकालनी चाहिए एट प्रोसेस लेवल। प्रोसेस लेवल। तो अगर ऐसा दिख जाए तो मैं मानसी को और उत्सव को पकड़ के थोड़ा रेप्रिमांड करूंगा, थोड़ा डांटूंगा, ऐसा क्यों हो रहा है, उनसे कारण समझूंगा कि ऐसा क्यों हुआ। हिमांशु को भी मैं बुलाऊंगा दोस्तों, लेकिन डांटने के लिए नहीं, इसको और इसकी टीम को रिवॉर्ड देने के लिए, इन्हें इंसेंटिवाइज करने के लिए, क्योंकि ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं। जितनी कॉस्ट आनी चाहिए ये उससे भी ज्यादा एफिशिएंट है, कॉस्ट कम लेके आ रहे हैं। देखो हिमांशु कितना प्राउड फील कर रहा है, कह रहा है सर अरे बेशरम अभी तो सिर्फ इमेजिन करने का है, पहले सच्ची मानने लग गया। कह रहा है सर देखो कॉल रूम करोगे, इंसेंटिव अभी कुछ नहीं मिला है, पेपर में जब नंबर आएंगे तो इंसेंटिव मिलेगा। बट क्या ये बात समझ आती है दोस्तों? तो ऐसी इंडस्ट्रीज जहां पे मैन्युफैक्चरिंग होती है मल्टीपल प्रोसेसेस में, सीक्वेंशियल या कॉन्टिन्यूअस प्रोसेसेस में, ऐसी इंडस्ट्रीज में कॉस्ट निकालने के लिए हम प्रोसेस लेवल पे काम करते हैं एंड वी यूज द कॉन्सेप्ट कॉल्ड प्रोसेस कॉस्टिंग। कुछ बात समझ आती है दोस्तों? ये जो आगे लिखा है इसको छोड़ दीजिए, इसमें बाद में आएंगे, ठीक है? एक अलग पूरा चैप्टर पढ़ेंगे जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट्स पे। वैसे क्या कभी बाय प्रोडक्ट के नाम सुना है आप लोगों ने? हाँ, कहीं तो मैन्युफैक्चरिंग काउंट के अंदर ही आया था वो स्क्रैप वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट आया था कुछ। वो बाय प्रोडक्ट क्या होता है, जॉइंट प्रोडक्ट क्या होता है, इस इंटरमीडिएट स्टेज में समझेंगे दोस्तों। पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है बेटा? उसके बाद दोस्तों चलिए दोस्तों, मान लीजिए मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूं, सिविल कॉन्ट्रैक्टर, और मैं रोड्स बनाता हूं, बिल्डिंग्स बनाता हूं, डैम्स बनाता हूं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है दोस्तों? तो एक कस्टमर कौन है यहाँ पे? सरकार। मान लो नॉर्मली एक सरकार आई मेरे पास, राजस्थान की गवर्नमेंट एक रोड बनानी है, टेंडर फ्लोट किया मैंने, उस पर टेंडर के अगेंस्ट अप्लाई किया, राजस्थान सरकार की रोड बनानी है। यूपी गवर्नमेंट ने भी ऐसे टेंडर फ्लोट किया, मैं वहां भी रोड बना रहा हूं, ठीक है दोस्तों? काम क्या कर रहा हूं? कंस्ट्रक्शन, राइट? रोड कंस्ट्रक्शन। लेकिन क्या दोनों रोड्स अलग अलग होंगी दोस्तों? यस और नो? कोई 3 लेन है, कोई 6 लेन होगी, किसी की लेंथ कितनी है, किसी की लेंथ कितनी है, किसी में कैसा मटेरियल चाहिए, किसी की रिक्वायरमेंट कुछ और है, हो सकता है दोस्तों, एवरी बार। तो वैसे तो द काम दैट आई एम डूइंग इट हैज द सेम नेचर, बट स्टिल ईच जॉब इज यूनिक। जॉब कॉस्टिंग, क्या जॉब कॉस्टिंग के लिए हमने ऐसी बात की थी? लेकिन दोस्तों एक जॉब में और यहां कॉन्ट्रैक्ट में कुछ फर्क है। क्या फर्क है? मैं जब मारुति वर्क स्टेशन गया था अपनी गाड़ी की सर्विस कराने के लिए, तो मेरी गाड़ी की सर्विस 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, हफ्ते में हो जाएगी दोस्तों। क्या ये रोड भी बन जाएगी दोस्तों? क्या ये डैम भी बन जाएगी हफ्ते में? नहीं। तो यहां पर भी कस्टमर्स के ऑर्डर पे काम किया जा रहा है, जो काम यूनिक होगा, डिफरेंट होगी, बट जॉब का साइज बहुत बड़ा है। इट मे स्पैन ओवर मल्टीपल ईयर्स। तो अगर एक डैम बनाई जा रही है दोस्तों, तो डैम बनाने में हो सकता है 5 साल लग जाए, तो कॉन्ट्रैक्टर 4 साल तक सिर्फ खर्चे करेगा, ओनली कॉस्ट इंकर, और 5वें साल थोड़ी सी कॉस्ट इंकर करेगा, थोड़ी सी, और पूरी सेल रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि डैम कंप्लीट कब होगी? 5 इयर्स के बाद। तो डैम एक्चुअली सेल कब होगी? 5th ईयर के बाद। अब जरा सोच के देखो, अगर ऐसा हो 5 साल में जॉब स्प्रेड हो रही है, 4 साल आप सिर्फ खर्चे कर रहे हो,
तो पहले 4 साल तो आपको सिर्फ नुकसान हो रहा है, लॉस, और 5वें साल बम्पर प्रॉफिट, क्योंकि 5वें साल कॉस्ट तो थोड़ी सी इंकर होगी, सेल वैल्यू पूरे कॉन्ट्रैक्ट की आएगी, बम्पर प्रॉफिट। क्या मैचिंग कॉन्सेप्ट वायलेट नहीं हो गया दोस्तों? एवरीवन, अकाउंटिंग में मैचिंग कॉन्सेप्ट पढ़ते हो आप, 4 साल लॉस दिखाते जा रहे हो, 5वें साल एकदम से प्रॉफिट, ऐसा नहीं होने देंगे दोस्तों। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में या ऐसे जहां पर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होते हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज में कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, प्रॉफिट कैसे डिटरमिन होता है, वो बातें हम करेंगे दोस्तों। तो ये 5 सालों के पीरियड में हम ऐसा नहीं होने देंगे कि 4 साल आप सिर्फ नुकसान दिखाते रहो, 5वें साल को बम्पर प्रॉफिट, ऐसा नहीं होने देंगे। तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के चैप्टर में देखेंगे दोस्तों। अब वेरी सिंपल सा चैप्टर, ठीक है जी। मैंने बेटा डेलिबरेटली आपके कोर्स को लिखवाते हुए ये 6 पॉइंट सबसे आखिरी में रखा, बिकॉज इसका मतलब ये नहीं कि इंपॉर्टेंस सबसे कम है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस टॉपिक की इंडिया के कंटेक्स्ट में, क्योंकि इंडिया इज प्रीडोमिनेंटली अ सर्विस लेड इकोनॉमी। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में सबसे ज्यादा योगदान मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का नहीं रहा है दोस्तों, सबसे ज्यादा योगदान रहा है सर्विस सेक्टर का। तो चाइना इज अ मैन्युफैक्चरिंग हब, इंडिया इज अ सर्विस लेड इकोनॉमी। हालांकि इंडिया भी अब मेक इन इंडिया वगैरह कॉन्सेप्ट्स की वजह से मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जा रही है, लेकिन स्टिल वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो, बट सर्विस वाइज वी आर वेरी अहेड। तो इंडियन कंटेक्स्ट में सर्विस कॉस्टिंग, सर्विस सेक्टर की कॉस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और इसीलिए अलग अलग सर्विस सेक्टर्स की कॉस्ट हम इस चैप्टर में निकालना सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल लेता हूं, बहुत ही मजेदार चैप्टर है, इसीलिए एग्जाम्पल देखिएगा दोस्तों। मान लीजिए मैं एक गुड्स कैरियर हूं, गुड्स कैरियर का मतलब देसी भाषा में कहें तो ट्रक वाला। हाय हाय सर, ट्रक वाला, मैं ट्रक ऑपरेटर हूं बेटा, ट्रक वाला मतलब ट्रक ऑपरेटर हूं, ट्रक ड्राइवर नहीं बोला मैंने। आई रन अ बिजनेस ऑफ ऑपरेटिंग ट्रक्स, ठीक है, मेरे ट्रक्स चलते हैं दोस्तों। मान लीजिए दोस्तों, मान लीजिए वृंदा को अपना सामान भेजना है, कुछ वृंदा घर शिफ्ट कर रही है मान लीजिए, और वृंदा को अपना कुछ सामान भेजना है दिल्ली से चेन्नई, दिल्ली टू चेन्नई, ठीक है दोस्तों, या वृंदा को सामान भेजना है दिल्ली टू जयपुर, ठीक है दोस्तों। ये सामान है 1 टन, 1 टन गुड्स भेजने को, ठीक है दोस्तों। अब वृंदा मेरे पास आई, सर ट्रक चाहिए, 1 टन सामान भेजना है, बताइए कितने पैसे लेंगे। तो बस आप लोग ये बताएं दोस्तों, कहां पर मैं वृंदा से पैसे ज्यादा चार्ज करूं, दिल्ली से चेन्नई या दिल्ली से जयपुर? चेन्नई। क्यों दोस्तों? डिस्टेंस ज्यादा है। परफेक्ट दोस्तों, ओके, लेट मी राइट है। आपने कहा सर चेन्नई, आपका क्राइटेरिया था डिस्टेंस ज्यादा है। परफेक्ट एवरीवन, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। हिमांशु को भी अपना सामान भेजना है दिल्ली से जयपुर, ठीक है दोस्तों। 1 टन सामान भेजना है या 5 टन सामान भेजना है। तो हिमांशु मेरे पास आया, सर दिल्ली से जयपुर 1 टन सामान भेजना है। अगली बार आया, सर दिल्ली से जयपुर 5 टन सामान भेजना है। अब बताइए, मैं पहली बार ज्यादा लूं दोबारा या सेकंड टाइम ज्यादा लूं? सेकंड टाइम। क्यों? ओहो, ये तो बड़ी नाइंसाफी है। पिछली बार आपने कहा था डिस्टेंस, अब की बार आप कह रहे हैं वेट, यानी लोड ज्यादा है दोस्तों। यानी अब की बार डिस्टेंस सेम है लेकिन लोड का फर्क है दोस्तों। तो ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री, गुड्स कैरियर इंडस्ट्री अपनी जब कॉस्ट निकालती है, वो सिर्फ डिस्टेंस के लिए कॉस्ट नहीं निकालती है, वो सिर्फ लोड के लिए कॉस्ट नहीं निकालती है। दे यूज अ कंपोजिट ऑफ द टू, कंपोजिट, यानी दे डू नॉट कंप्यूट देयर कॉस्ट पर किलोमीटर, दे डू नॉट कंप्यूट देयर कॉस्ट पर टन, दे कंप्यूट देयर कॉस्ट फॉर समथिंग कॉल्ड एज कॉस्ट पर टन किलोमीटर। कॉस्ट पर, जो 2 यूनिट्स आपने बोले ना कि डिस्टेंस पहले वाले में, दूसरे वाले में आपने कहा लोड, तो ये इंडस्ट्री ये दोनों चीजें देखती है। एंड दे लुक एट, अगर हम 1 टन सामान 1 किलोमीटर के लिए कैरी करते हैं तो हमारी कॉस्ट कितनी आती है। अगर हम 1 टन सामान 1 किलोमीटर के लिए कैरी करते हैं तो हमारी कॉस्ट कितनी आती है।
और इसके हिसाब से आपको आपका प्राइस कोट किया जाता है। कुछ बात समझ आई दोस्तों? तो जो दो एग्जांपल्स आपने बातें बोली थी, ये सारी बातें ये इंडस्ट्री चेक करती है। तो इस इंडस्ट्री में इनकी कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, कैसे देखी जाती है, कि कैसे आपको ट्रक का भाड़ा कोट करते हैं, फ्रेट कोट करते हैं, वो सारी बातें हम यहां समझेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों? उसके अलावा पैसेंजर कैरियर, अभी मैं गुड्स कैरियर था दोस्तों, अब एक पैसेंजर कैरियर। पैसेंजर कैरियर का मतलब जैसे बस ऑपरेटर, मेट्रो लाइन, ये सब क्या है दोस्तों? दे आर पैसेंजर कैरियर्स। अब आप बताएं, अगर आपको मान लीजिए जनकपुरी से तिलक नगर जाना है, या जनकपुरी से कनॉट प्लेस जाना है। जो लोग दिल्ली में है वो ये नाम शायद जानते होंगे दोस्तों, और जो लोग दिल्ली में नहीं है चिंता नहीं कीजिए, कहीं ना कहीं कनॉट प्लेस का नाम तो शायद आप लोगों ने सुना होगा। हाँ, हमारे इंडिया में तो बहुत फेमस है ये नाम। बट एनी हाउ, जल्दी से बताइए, अगर आप मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं, जनकपुरी से तिलक नगर जाना है और जनकपुरी से कनॉट प्लेस, तो क्या मेट्रो का भाड़ा सेम होगा दोस्तों? नहीं। क्यों नहीं? डिस्टेंस सेम नहीं। पक्का एवरीवन? तो डिस्टेंस की वजह से बिल्कुल सही बात बच्चे। हिमांशु यार, ये तो मतलब हिमांशु ने एक लेवल पहले आगे की चीज बता दी, ये इंडस्ट्री क्या करती होगी, बट लेके आते हैं, कोई बात नहीं। तो आपने कहा क्या होगा यहाँ पे दोस्तों? डिस्टेंस का फर्क है। परफेक्ट एवरीवन। ओके बच्चे, अब हम जनकपुरी से तिलक नगर जा रहे हैं, और आप और आपके साथ आपका एक फ्रेंड है, यानी अब दो लोग जा रहे हैं, 2 पीपल। ठीक है, पहले मान लीजिए जनकपुरी से तिलक नगर की टिकट 20 रुपए की है, तो अब भी 20 रुपए लोगे? नहीं, 40। क्यों? अब तो डिस्टेंस सेम ही है, 2 लोग हो गए। पक्का ना? सो ये अब क्या देखा जा रहा है? पैसेंजर्स कितने हैं, लोग कितने हैं। तो दिस इंडस्ट्री विल बी लुकिंग एट कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। अगर एक पैसेंजर 1 किलोमीटर ट्रैवल करे तो हमारी कॉस्ट कितनी आती है, और उसके हिसाब से आपका मेट्रो फेयर, बस फेयर ये तय किया जाता है। ये सब बातें हमें सीखनी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों? जब मैं स्कूल डेज में था दोस्तों, और थोड़ा छोटा था, तो मुझे एक बात बड़ा परेशान करती थी। परेशान क्या करती थी दोस्तों? हमारे स्कूल की बस आती थी हमें पिकअप करने के लिए, ठीक है, और हमारे स्कूल की बस सुबह 6:30 बजे आ जाती थी, 7 बजे या 6:30 बजे। तो सुबह सुबह हम स्कूल 7 बजे पिकअप कर लिया, जल्दी उठना पड़ता था, 8 बजे से पहले स्कूल पहुंच गए। 8:40 का पहली क्लास है, लेकिन हम 8 बजे से पहले स्कूल पहुंच गए, और उसके 1-1.5 घंटे के बाद हमारी वही बस जाती थी जूनियर्स को पिक करने के लिए। जूनियर बच्चे तो नर्सरी केजी वाले, तो उन्हें पिक किया जाता था तकरीबन मान लीजिए 8:30-9 बजे। हमें पिक किया गया 6:30-7 बजे, उन्हें 8:30-9 बजे, 2 घंटे लेट। मैं हमेशा परेशान, यार मैं भी तो बच्चा, वो भी बच्चा, इतना भेदभाव क्यों? अच्छा चलो सर, यहां बात रुकती नहीं थी दोस्तों। हमारी छुट्टी हो रही है 2 बजे, तो बस हमें छोड़ने जाएगी 2 बजे, तो जूनियर्स की छुट्टी 1 बजे हो गई या 12:30 बजे हो गई। एक तो वो आया लेट और जल्दी घर जा रहा है, मैं बड़ा परेशान दोस्तों। मैं भी पूरे पैसे देता हूं बस के, वो भी पूरे पैसे दे रहा है। मेरे को सुबह जल्दी उठाते हो, बाद में छोड़ते हो, उसे लेट उठाते हो, जल्दी छोड़ते हो, ये क्या है? यहां पे सीखेंगे दोस्तों क्या है, ऐसा क्यों किया जाता है। उसमें कोई और एंगल नहीं कि बच्चा समझता नहीं है, वो छोटा बच्चा है, रोने लग जाता है। मुझे ऐसा लगता था कि सुसु पॉटी वो सब कर देता होगा, लेकिन वो कारण ही नहीं है दोस्तों। द कारण इज डिफरेंट। वो कारण सिर्फ पैसा है, कॉस्टिंग है। वो सब बातें हम यहां समझने वाले हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों? उसके अलावा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अपनी कॉस्ट कैसे निकालते हैं, आपके स्कूलों की फीस कैसे तय होती है, वो सारी बातें भी समझेंगे। लाइब्रेरी के चार्जेस कैसे डिसाइड होते हैं, जब बस आप अपनी लाइब्रेरी में बुक लेट जमा कराते हो तो फाइन चार्ज होता है, लाइब्रेरी की मेंबरशिप फीस होती है, वो सब बातें भी यहां सीखेंगे। होटल के कमरे का भाड़ा कैसे तय होता है, वो भी यहां सीखेंगे। रेस्टोरेंट में मील का रेट कैसे तय होता है, वो भी यहां सीखेंगे। टोल रोड पे गए हो दोस्तों, तो वहां पे टोल रोड क्रॉस यूज करने के लिए आपको टोल टैक्स देना पड़ता है। टोल टैक्स नहीं, एक्चुअली
एक टोल फी पे करनी पड़ती है कि आपने टोल रोड यूज करी तो उसके लिए कुछ पे करना है। तो मेरी गाड़ी, मान लीजिए मैं हाईवे से जा रहा हूं, हाईवे पे टोल है, बड़ी अच्छी रोड थी, मैंने वो रोड यूज करी तो मुझे उसके लिए टोल फी पे करनी पड़ती है, 20 रुपए, 25 रुपए, 50 रुपए, वॉटेवर। वो फी क्यों दी जाती है, कैसे निकाली जाती है, वो सारी बातें हम यहां समझेंगे। सो अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड अ वेरी स्कोरिंग वन, और पेपर के अंदर एक क्वेश्चन हमेशा इस चैप्टर से आएगा ही आएगा। ठीक है जी। तो क्या आपको एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट और मेथड ऑफ कॉस्टिंग में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ आइडिया लगता है दोस्तों? मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग वो डील विद अलग अलग इंडस्ट्रीज में हम कॉस्ट कैसे निकालेंगे। ओके, नेक्स्ट वन, टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग। दोस्तों टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग के अंदर जैसा मैंने वर्ड यूज किया, हम कॉस्ट कंट्रोलिंग की टेक्निक सीखेंगे। तो आप बताइए दोस्तों, वैसे मैनेजमेंट का जो फंक्शंस आपने पढ़े थे, पहला फंक्शन क्या था? द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग। प्लानिंग में क्या किया जाएगा दोस्तों? आप आगे के फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के प्लान्स बना रहे हैं। हम 1 साल में क्या करेंगे, हम 5 साल में अपने आप को कहां देखते हैं, आप उनके प्लान्स बनाएंगे। जब उन्हीं प्लान्स को न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन दे दिया जाता है, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन दे दिया जाता है, उन्हें कहते हैं बजट्स। बजट सिर्फ ये नहीं कि हम 5 साल में अपने आप को मार्केट लीडर बनाना चाहते हैं, यू ऑल्सो से हम 1 साल में अपनी सेल इतनी बढ़ाएंगे, यानी आज हम 1 लाख यूनिट्स बेचते हैं, 1 साल के अंदर हम 1.5 लाख यूनिट्स बेचेंगे, अगले 1 साल में हम 2 लाख यूनिट बेचेंगे, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो जब आप नंबर्स में एक्सप्रेस करते हैं, क्वांटिटेटिव प्लान्स बनाते हैं, दैट इज टर्म्ड एज बजट। और बजट आपके लिए गाइडिंग पोस्ट की तरह होता है। जैसे फुटबॉल में दोस्तों खिलाड़ी फुटबॉल लेके दौड़ता है, लेकिन अल्टीमेट एम क्या होता है? वो गोल पोस्ट के अंदर बॉल को मारना। वैसे ही दोस्तों पूरे साल बिजनेस रन किया जा रहा है, ऑब्जेक्टिव क्या हो? बजट्स को अचीव करना, जो टारगेट सेट किए गए हैं, जो प्लान्स बनाए गए हैं, उन्हें अचीव करना। तो आप सिर्फ भाग ही ना रहे हो बॉल लेके, आपको पता हो आपको कहां तक जाना है, उसके लिए बनाया जाता है गाइडिंग पोस्ट व्हिच इज कॉल्ड द बजट्स। तो बजट्स कैसे बनते हैं, किस किस तरह के बजट होते हैं, ये सारी बात सीखेंगे। एंड हाउ आर द बजट्स कंट्रोल्ड, कुछ रेशियोज, कुछ ऐसी बातें, ये सारी यहां करेंगे दोस्तों। जय माता दी। नेक्स्ट वन दोस्तों, जो कंट्रोलिंग फंक्शन की मैंने बात की थी दोस्तों, कंट्रोलिंग, जहां पर आप स्टैंडर्ड से एक्चुअल को मेजर करते हो, वो सारा काम हम यहां करेंगे दोस्तों। द नेक्स्ट चैप्टर व्हिच इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड अ वेरी मजेदार चैप्टर, बिकॉज दोस्तों अगर कोई कहता है कि मान लीजिए जैसे मारुति ने कहा मेरी गाड़ी की कॉस्ट बढ़ गई। अब दोस्तों गाड़ी की कॉस्ट बढ़ गई, मानसी के प्रोसेस में कॉस्ट बढ़ गई, हमने ये पता कर लिया, ठीक है। तो अब मानसी से पूछा जा रहा है, मानसी बेटा आपके प्रोसेस में, यानी प्रोसेस नंबर 1 में कॉस्ट बढ़ गई है, कॉस्ट हैज इंक्रीज्ड, क्यों बढ़ गई? अब क्या इसके कारण ढूंढे जाए? तो लेकिन पहले आपने क्या कंपैरिजन किया? स्टैंडर्ड कॉस्ट वर्सेस एक्चुअल कॉस्ट, एंड यू आइडेंटिफाइड दैट द कॉस्ट हैज इंक्रीज्ड, देयर इज अ डेविएशन, स्टैंडर्ड से हम डेविएट कर रहे हैं। अब हम उसके कारण जानना चाह रहे हैं। तो कोई बता सकता है दोस्तों इसकी कॉस्ट क्यों बढ़ गई होगी? क्या क्या चीजें होंगी इसकी वजह से कॉस्ट बढ़ गई? अच्छा, किस किस चीज की कॉस्ट बढ़ गई होगी? रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ गए, प्राइस, शाबाश मेरे बच्चे। लेबर महंगी हो गई, परफेक्ट दोस्तों। बिजली महंगी हो गई, राइट, यानी एक्सपेंसेस ही बढ़ गए, हो सकता है दोस्तों। मान लो रॉ मटेरियल का प्राइस नहीं बढ़ा, क्या फिर भी मटेरियल की कॉस्ट बढ़ सकती है? कैसे? बाकी फैक्टर्स, जैसे आप क्वांटिटी ज्यादा लगा रहे हो, और क्वांटिटी ज्यादा क्यों लगा रहे हो? वेस्टेज ज्यादा कर रहे हो, आपकी टीम ट्रेंड नहीं है और इस वजह से वो रॉ मटेरियल ज्यादा। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों अपने घरों से एग्जाम्पल लो, इसलिए बार बार जब आप कॉस्टिंग पढ़ेंगे मेरे साथ तो मैं बार बार किचन का एग्जाम्पल लूंगा। हमारे घरों की किचन क्या है दोस्तों? एक फैक्ट्री है जहां पे क्या हो रहा है? खाना का प्रोडक्शन, और वहां का शेफ जो है वो हमारी मदर्स है, मेरे केस में मेरी वाइफ है, राइट। आपकी अभी शादी नहीं हुई है तो आप अभी मत सोचो, आपके केस में आपकी मदर्स। इधर आ जाओ जरा सब लोग दोस्तों, मदर्स, सिस्टर्स, जो भी हमारे घरों में हमारे लिए काम कर रहे हैं, इन चीजों का हैट्स ऑफ टू देम। बट आप सब बताएं दोस्तों। तो ओके बच्चे, मान्या घर पे खाना बन रहा है, किचन मम्मी संभालती है, कुकुम्बर, खीरा मम्मी छील देती है। क्या आप भी कुकुम्बर वैसे ही छील सकते हैं? वैसे ही बिल्कुल
हाँ, उत्सव आप भी छीन सकते हो वैसे ही। बेटा मैंने भी कोशिश करी, मेरी वाइफ को मैंने खीरा दिया छीलने के लिए, उसने छीना और सिर्फ पीलर से सिर्फ उसकी आउटर स्किन उतारी, सिर्फ आउटर स्किन, ठीक है। जो एडिबल, जो हम नॉर्मली खाने वाली चीज होती है अंदर की, वो बिल्कुल इंटैक्ट रही, उन्होंने सिर्फ छिलका उतारा ऊपर का। मुझे जब मैंने वो किया, मैंने सारा जोर लगा के इतनी मोटी छिलका उतार दिया। माय वाइफ वाज लाइक, छोड़ दो आप मत करो, आप वेस्ट कर रहे हो। ऐसा हुआ दोस्तों, क्यों हुआ? आई एम नॉट ट्रेन्ड फॉर दैट, या आई एम इल ट्रेन्ड, मुझे और ट्रेनिंग की जरूरत है उस चीज में। तो क्या मैं वेस्टेज कर रहा था दोस्तों? ऐसे ही एक फैक्ट्री में भी वर्कर वेस्टेज करेगा अगर उसकी ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं होगी, राइट एवरीवन? या रॉ मटेरियल ही खराब क्वालिटी का आ रहा है तो भी तो वेस्ट होगा, यस और नो? अगर एक रॉ मटेरियल से 10 पीस बनने चाहिए, 10 पीस फिनिश गुड्स, लेकिन आपका रॉ मटेरियल खराब क्वालिटी का आ रहा है, चाहे वर्कर जितना मर्जी अच्छा ट्रेंड है, लेकिन वो 8 पीस से ज्यादा नहीं बना पा रहा, तो इसका मतलब आपका रॉ मटेरियल ज्यादा लग रहा है, क्योंकि इट इज कमिंग ऑफ पुअर क्वालिटी, बैड क्वालिटी। सो क्या आप ये सब चीजें जानना चाहेंगे दोस्तों? लेबर की कॉस्ट बढ़ गई, या तो लेबर ही महंगी हो गई, पर आवर का रेट जहां पहले 100 रुपए था अब 120 रुपए हो गया, लेबर महंगी हो गई है, या लेबर टाइम ज्यादा लगाती है, लेबर इनएफिशिएंट है, ठीक है। थोड़ा अपने टर्म्स में ले आए। ओके, लेट्स टेक एग्जांपल। मान लो दोस्तों, कॉस्टिंग का एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको आधा घंटा लगना चाहिए, हाफ एन आवर, आप 40 मिनट्स लगाते हैं, तो क्या टाइम ज्यादा लगा रहे हैं? क्यों ज्यादा लग रहा है? प्रैक्टिस कम है। उसे अगर कन्वर्ट कर दूं भाषा में तो ऐसे यू आर लेस एफिशिएंट, अभी आपको थोड़ा और एफर्ट डालने की जरूरत है। एग्जैक्टली वैसे ही दोस्तों, अब इसे फैक्ट्री सेटअप में ले जाओ, एक यूनिट बनाने के लिए आधे घंटे का टाइम अलाउड है, वर्कर 40 मिनट लगा रहा है, मतलब क्या हुआ? इनएफिशिएंट है, ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है, या स्टैंडर्ड्स को चेक करने की जरूरत है, कहीं स्टैंडर्ड ही गलत तो नहीं बना दिया कि लगते ही 40 मिनट है, आपने 30 मिनट का स्ट्रिंजेंट टारगेट सेट कर दिया है। तो ये सब बातें क्या इवैल्यूएट करनी होगी दोस्तों? ये सब काम हम करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, जहां पर पहले हम स्टैंडर्ड्स वर्सेस एक्चुअल कॉस्ट कंपैरिजन करके ये निकालेंगे डेविएशंस कहां आई, और फिर उन डेविएशंस के कारण खोजेंगे। माल महंगा, माल की कॉस्ट बढ़ गई, लेबर की कॉस्ट बढ़ गई, या खर्चे बढ़ गए, और माल की कॉस्ट क्यों बढ़ गई? प्राइस की वजह से, या क्वांटिटी की वजह से, या और कोई रीजंस? तो ये सब जो काम हम करते हैं, अब आप याद कर लीजिए वापस से कंट्रोलिंग की डेफिनेशन क्या कही थी आप लोगों ने? यू कंपेयर योर एक्चुअल्स विद, वही किया हमने, एंड देन आइडेंटिफाई डेविएशंस एंड देन इन्वेस्टिगेट एंड टेक करेक्टिव एक्शंस। क्या ऐसा ही था बेटा? हम भी वही इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, गाड़ी की कॉस्ट बढ़ गई मानसी के प्रोसेस में, क्यों बढ़ गई? सर माल महंगा हो गया। माल की कॉस्ट बढ़ गई, माल क्यों बढ़ गई? सर महंगा हो गया, या वेस्टेज हो रही है। लेबर की क्यों बढ़ गई? तो सब चीजें जानना इज पार्ट ऑफ दिस वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ठीक है बेटा, ऑल ऑफ यू, ये आपके माइंड को डिटेक्टिव बनाएगा दोस्तों, सोचने में मजबूर करेगा ऐसा क्यों हो रहा है। और जब आप ये सोचते हैं ना दोस्तों, तो आपके एनालिटिकल स्किल्स डेवलप होते हैं, और जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे ये चीजें बहुत काम आएंगी। नेक्स्ट वन, मार्जिनल कॉस्टिंग। दोस्तों आप लोगों ने इसमें से एक वर्ड सुना हुआ है, मार्जिनल कॉस्ट, सुना है दोस्तों? हाँ, क्या होता है मार्जिनल कॉस्ट? एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने की कॉस्ट। यू नो, मैं इतने बैचेस से पूछता आया हूं, हर बच्चा ऑफ ईच एंड एवरी बैच एक ही डेफिनेशन बोलता है जो आप सबने करी, एंड दैट्स अ परफेक्ट डेफिनेशन, क्योंकि हमने 12th में इतने अच्छे रट्टे मारे हैं इन चीजों के। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने की जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है, दैट्स कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। अब आपसे मेरा एक छोटा सवाल है दोस्तों, कॉस्ट या तो फिक्स्ड कॉस्ट होती है या वेरिएबल कॉस्ट होती है, राइट? इनके बीच वाली भी कुछ होती है, उसको भी छोड़ते हैं, मान लो फिक्स्ड या वेरिएबल। अगर मैं एक्स्ट्रा यूनिट बनाता हूं, एक एक्स्ट्रा यूनिट, तो कौन सी कॉस्ट आएगी? सिर्फ वेरिएबल। क्या फिक्स्ड कॉस्ट और आएगी? नहीं, फिक्स तो फिक्स ही रहेगी दोस्तों। यानी फॉर एग्जांपल, ये जगह मान लीजिए, ये सेंटर मैंने किराए पे लिया हुआ है, मान लीजिए, तो रेंट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट। अब इस जगह पे मान लीजिए 50 बच्चे बैठे हैं, अगर एक 51st स्टूडेंट आ जाए तो क्या लैंडलॉर्ड रेंट ज्यादा लेगा? नहीं, पक्का एवरीवन? तो रेंट वुड रिमेन अ फिक्स्ड कॉस्ट। तो एक एक्स्ट्रा यूनिट की कॉस्ट जो आती है वो नॉर्मली
सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट। तो उसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके हम बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस ऑफ बिजनेस लेंगे, जैसे ब्रेक इवन एनालिसिस, कितने यूनिट्स बेचूंगी मैं, ब्रेक इवन कर जाऊं, अगर मुझे 1 करोड़ का प्रॉफिट कमाना है तो मुझे कितने यूनिट्स बेचने होंगे, और इस तरह के डिसीजंस हम यहां लेने वाले हैं दोस्तों। ठीक है बेटा एवरीवन। और जो चाइना की मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी कि चाइना इतना सस्ता माल बना के बेच देता है, इंडिया में भेज देता है, जितना हम इंडिया में बैठ के नहीं बना पाते, और चाइना वाला प्रॉफिट भी कमा जाता है, वो ड्यूटीज भी पे करता है, कस्टम ड्यूटीज, वो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी पे करता है, फिर भी उसका माल इंडिया में सस्ता है। सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड सस्ता है दोस्तों। चाइना ऐसा क्यों कर पाता है, वो चाइना मॉडल यहां समझेंगे। और ऐसा समझ लीजिए, चाइनीज आर मास्टर्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग एंड दैट्स व्हाई दे आर द वर्ल्ड लीडर्स इन मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो इसलिए चाइना मॉडल भी समझेंगे इस मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर। ठीक है बेटा। और लास्टली दोस्तों, इंटीग्रेटेड रिकॉर्ड्स, नॉन इंटीग्रेटेड रिकॉर्ड्स और रिकंसिलिएशन का चैप्टर पढ़ेंगे अंडर कॉस्ट रिकॉर्ड्स। ऑफ कोर्स बेटा, टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग हर इंडस्ट्री लगाएगी, कि कॉस्ट कंट्रोल सब करना चाहेंगे, कॉस्ट रिकॉर्ड्स सब बनाएंगे जिसको जरूरत है, राइट। सो ये मैंने 3 वर्ड्स लिखे हैं वहां पे, इंटीग्रेटेड रिकॉर्ड्स, नॉन इंटीग्रेटेड रिकॉर्ड्स एंड रिकंसिलिएशन। पहले समझते हैं इसका मतलब क्या है बच्चे। आज तक आप लोगों ने जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग करी तो आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स बनाए, लेजर, जर्नल, ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट, वो सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, राइट। अब हम एक और ब्रांच पढ़ रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग, क्या इसके भी रिकॉर्ड्स बनाने होंगे? तो अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स अलग बनाए, कॉस्ट अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स अलग बनाए, तो 2 अलग अलग रिकॉर्ड्स हैं। दिस इज टर्म्ड एज नॉन इंटीग्रेटेड रिकॉर्ड्स। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है वन होल, टुगेदर। नॉन इंटीग्रेटेड का मतलब जुदा। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग, कॉस्ट अकाउंटिंग अलग, अगर रिकॉर्ड्स अलग अलग बनाए जाएं, सो दे आर टर्म्ड एज नॉन इंटीग्रेटेड रिकॉर्ड्स। तो नॉन इंटीग्रेटेड रिकॉर्ड्स पढ़ते हुए हम समझेंगे दोस्तों, फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो आपको आती है, वो नहीं समझने वाले यहां पे। हम समझेंगे कॉस्ट रिकॉर्ड्स अगर अलग से बनाए जाए तो कैसे बनाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो कोई बता सकता है इंटीग्रेटेड रिकॉर्ड्स का मतलब क्या होगा? अगर नॉन इंटीग्रेटेड का मतलब है अलग अलग, तो इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होगा? टुगेदर। यानी अगर एक ही सेट बनाया जाए, सेट ऑफ रिकॉर्ड्स, और इस तरह से बनाया जाए कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों का ऑब्जेक्टिव पूरा कर दे, then that single record is termed as integrated records। क्या ये वर्ड समझ आते हैं? ओके। अब बेटा, बचपन में कभी आप लोगों ने बीआरएस पढ़ी थी, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। किस किस के बीच में रिकंसिलिएशन करते थे? कैश बुक एंड पासबुक। तो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक और बैंक बैलेंस एज पर, 2 चीजों में हम रिकंसाइल क्यों कर रहे थे दोस्तों? क्योंकि सेम ट्रांजैक्शन 2 जगह रिकॉर्ड होती थी। अगर मैंने यहां कोई चेक इशू किया तो मैंने अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड किया, और वो जो चेक जब बैंक में जाएगा तो बैंक भी रिकॉर्ड करेगा। मैंने पैसा बैंक में जमा कराया, मैंने कैश बुक में रिकॉर्ड किया, जब वो पैसा बैंक में पहुंच गया तो बैंक भी रिकॉर्ड करेगा। क्या ऐसा ही था दोस्तों? तो द सेम ट्रांजैक्शन वाज गेटिंग रिकॉर्डेड ट्वाइस इन 2 प्लेसेस। तो वो 2 प्लेसेस एक जैसी बात करें, उनमें डिफरेंसेस ना हो, या अगर है तो जेन्युइन डिफरेंसेस हो, जेन्युइन डिफरेंसेस। ये बातें जानने के लिए हम उन दोनों रिकॉर्ड्स को रिकंसाइल कर रहे थे, राइट दोस्तों। अब यहां पर भी आपने कोई 2 रिकॉर्ड्स बनाए, कौन से सिस्टम में? नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में। फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और कॉस्ट रिकॉर्ड्स, दोनों से अल्टीमेटली प्रॉफिट निकालेंगे, राइट। तो 2 रिकॉर्ड्स हैं, दोनों में कुछ चीजें कॉमन जाएंगी, लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी होंगे। तो हम इन दोनों के प्रॉफिट को रिकंसाइल करके ये जानना चाहेंगे, क्या जो डिफरेंसेस हैं वो सिर्फ जेन्युइन डिफरेंसेस हैं, या कोई ऐसी चीज है जो यहां डाल दी, यहां डालना भूल गए। दोनों जगह डलनी चाहिए थी, लेकिन आप जगह डालना भूल गए। ठीक है दोस्तों। तो इस बातों के लिए हमें समझना होगा कि क्या डिफरेंसेस होते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में और कॉस्ट अकाउंटिंग में। जैसे दोस्तों, आपको याद है जब आप बीआरएस पढ़ रहे थे तो पहले आपको ये पढ़ाया गया था, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, इसकी वजह से डिफरेंस आ जाता है। तो आपने रीजन समझे थे, किस किस वजह से डिफरेंस आता है बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक बैलेंस। वैसे ही दोस्तों हम भी समझेंगे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में और कॉस्ट अकाउंटिंग में किस किस वजहों से डिफरेंस आ सकते हैं, और फिर हम बीआरएस बना के चेक करेंगे क्या वही आ रहे हैं या और कुछ भी रह गया है, कोई गलती तो नहीं हो गई है, या जेन्युइन डिफरेंसेस है। और इसीलिए दोस्तों, इसीलिए नॉन इंटीग्रेटेड रिकॉर्ड्स के अंदर हम बनाएंगे रिकंसिलिएशन।
कुछ बात समझ आई? इंटीग्रेटेड रिकॉर्ड्स में रिकंसिलिएशन की जरूरत होगी? क्यों नहीं? दो है ही नहीं, एक ही तो है, किसको किससे रिकंसाइल करोगे? जब चीज ही एक हो तो उसको रिकंसाइल करने के लिए कुछ दूसरा तो होना चाहिए ना, नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए नॉन इंटीग्रेटेड रिकॉर्ड्स में जहां दो रिकॉर्ड्स बनाए जाएंगे उसे रिकंसाइल करने के लिए हम बनाएंगे रिकंसिलिएशन। क्या ये कोर्स का ओवरव्यू समझ आता है दोस्तों? पक्का? ऑल ऑफ यू? तो चलो दोस्तों, आज की क्लास को वाइंड अप करने से पहले बस जो हमने सब्जेक्ट का नाम और इतना सारा उसके अंदर हम घुसे या घुसने की कोशिश की ताकि ओवरव्यू मिल जाए हमें, कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन आज लेते जाते हैं अपने साथ, ठीक है? तो रुक जाइएगा और मुझे बताइएगा अकाउंटिंग में हम करते क्या है दोस्तों? नॉर्मली अकाउंटिंग के प्रोसेस में हम क्या क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अल्टीमेटली हम रिकॉर्डिंग से शुरू करते हैं और फिर हम समराइज करके एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन और प्रेजेंटेशन। क्या प्रेजेंट करते हैं दोस्तों? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्या हम अपनी पूरे लेजर, जर्नल ये प्रेजेंट करते हैं या वो समरी चीजें प्रेजेंट करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिपोर्ट्स प्रेजेंट करते हैं। किसको? मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट तो बनाती है बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना किसकी जिम्मेदारी होती है? मैनेजमेंट की। वो प्रेजेंट की जाती है टू दी यूजर्स, जैसे शेयर होल्डर्स को। यही होता है बेटा। कॉस्ट अकाउंटिंग भी ऐसा ही है दोस्तों। कॉस्ट अकाउंटिंग में भी हम रिकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग सिर्फ खर्चे और इनकम्स की। यहां एसेट लायबिलिटी से मतलब नहीं है हमें, हमारा मतलब किस चीज से? खर्चों से। तो प्राइमरली कॉस्ट और इनकम्स या और भी कुछ चीज, वो और क्या है अलग से समझेंगे। और एंड कहां करेंगे इसका? मैनेजमेंट को कॉस्ट की रिपोर्ट्स प्रेजेंट करके, ताकि मैनेजमेंट एनालिसिस कर सके और डिसीजंस ले सके। जैसे अभी आरसी भार्गव साहब ने जो आपको बताया था, गाड़ी की कॉस्ट बढ़ गई है, तो क्या कोई रिपोर्ट प्रेजेंट की गई होगी जिसमें कहा गया होगा 1 लाख आनी चाहिए थी लेकिन 1,50,000 आई है? तो उसके बेस पे एनालिसिस किया गया और फिर डिसीजंस की बातें हुई। निकाल दो नौकरी से या ज्यादा ट्रेनिंग दो। अरे गुस्से में तो नहीं है? पक्का ना मेरे बच्चे? ट्रेनिंग देने की जरूरत है इनकी टीम को, इनको पेनल्टीज लगाने की जरूरत है और हिमांशु की टीम को इंसेंटिवाइज करने की जरूरत है। ये सारी बातें उन रिपोर्ट से ही निकल के आएंगी, राइट? तो आ जाइए मेरे साथ, ले चले आपको कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन पे। ऑन योर स्क्रीन्स एवरीवन। क्या ये डेफिनेशन सबको दिख रही है दोस्तों? एवरीवन, कॉस्ट अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट। प्रोसेस। क्या वैसे जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बातें भी कर रहे थे, अकाउंटिंग की बातें करते थे, क्या हम वर्ड ये यूज करते थे? इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, ब्ला ब्ला ब्ला। यहां भी हम क्या कह रहे हैं? इट इज अ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट। नाम ही क्या था बेटा? कॉस्ट अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट का प्रोसेस है which begins with recording of income and expenditure। आगे कुछ लिखा है, इसको अभी छोड़ दो, एक बार पढ़ लेते हैं और छोड़ देते हैं। which begins with recording of incomes and expenditure or the basis on which they are calculated। अब छोड़ देते हैं इसे, वापस लाऊंगा इन वर्ड्स पे। and ends with the preparation of periodical statements। जैसे हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बनाते वो ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, राइट, और फिर प्रेजेंट करते, वैसे ही यहां पर पीरियोडिकल स्टेटमेंट्स। यहां कोई फिक्स स्टेटमेंट नहीं है दोस्तों कि यही वाली बनेगी, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, ऐसा कुछ नहीं। यहां जैसा मैनेजमेंट चाहेगी वैसी स्टेटमेंट्स बनेंगी, राइट? एंड रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्ट्स फॉर असर्टेनिंग एंड कॉस्ट को निकालने के लिए और कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए। क्या ये वर्ड समझ आते हैं दोस्तों? तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट, जो स्टार्ट कहां से हुआ? रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम्स एंड एक्सपेंसेस एंड समथिंग एल्स, वो समथिंग अभी छोड़ते हैं, एंड एंड्स विद प्रिपरेशन ऑफ periodical reports and statements so that the cost can be ascertained and controlled। बस इतनी सी डेफिनेशन है दोस्तों। It is a formal mechanism by means of which cost of product or services are ascertained and controlled। Formal process, formal documented process। आप इसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं, it's a formal process। ठीक है दोस्तों? बस दोस्तों, आज की क्लास को यही विश्राम दूंगा, लेकिन जाने से पहले मैं चाहता हूं सिर्फ एक नाम देख ले। ये देखो, कॉस्टिंग।
कॉस्ट अकाउंटेंसी, जब अकाउंटिंग स्टार्ट हुई थी क्या तब भी ऐसे ही पढ़ा था? अकाउंट क्या होता है, अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटेंसी क्या है? यहां भी आप एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, तो यहां भी ये सब चीजें हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो हर नई चीज पहले अपने थ्योरी बेस से ही स्टार्ट होती है। ये सब्जेक्ट प्योरली प्रैक्टिकल है, लेकिन उस प्रैक्टिकल में जाने के लिए पहले यहाँ की टर्मिनोलॉजी समझनी होगी। 11th में जब अकाउंट स्टार्ट किया था ना, तब एसेट भी नहीं पता था, लायबिलिटी भी नहीं पता थी। आज आप मास्टर हैं इन चीजों के, वो बेस धीरे धीरे बनता है दोस्तों, राइट। और बेटा इन सब चीजों में जो 3 टर्म्स मैं आपको पढ़ा रहा हूं, 3 चीजों में एक चीज कॉमन है। कौन सी चीज? कॉस्ट। तो चैप्टर का जो असली खेल होगा इंट्रोडक्शन का, वो होगा इसके अराउंड, विच इज कॉस्ट। और कॉस्ट को ही तो मेजर, असर्टेन, कंट्रोल करने की बातें करते हैं। तो सारी लड़ाई कॉस्ट के अराउंड है, इसीलिए कॉस्ट को अलग अलग एंगल से देखना सीखेंगे अंडर दीज कॉस्ट क्लासिफिकेशंस, लेकिन अगले चैप्टर में, अगली क्लास में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, दैट्स इट फॉर द डे। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इसको यहीं से आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय दोस्तों।